ये सब लोग जानते हैं कि डीएम साहब का रुतबा बहुत होता है एक शहर में और शहर में ज़िले में सबसे बड़ा व्यक्ति कोई होता है तो वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पहले तो यही आश्चर्य था सबके लिए क्योंकि मैं पूरे टूर्नामेंट में वो जो कॉम्पिटिशन था उसमें सबसे कम उम्र का था। कॉम्पिटिशन की किताब आती है प्रतियोगिता दर्पण, उसको यूपीएससी की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उनमें। देखिए मैंने अपने लाइफ में ना 4 स्कूलों में पढ़ाई की है। मैं पहला मेरा स्कूल था जय भारत पब्लिक स्कूल, दूसरा मेरा स्कूल था बसंत इंटर कॉलेज, तीसरा मेरा स्कूल था सनातन धर्म इंटर कॉलेज, चौथा मेरा स्कूल था डीएवी। तो मेरे चारों स्कूल जो थे उनकी फाउंडेशन जो है वो अलग अलग जगह पर थे। और मैं ये बताते हुए मुझे अभी कोई हर्ज भी नहीं होता और मैं इसकी शर्मिंदगी भी कोई महसूस नहीं करता कि जब तक मैं 5th क्लास का था स्टूडेंट तब तक हमारे परिवार में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत संपन्नता थी। लेकिन उसके बाद में मेरा टफ पीरियड शुरू हुआ था। बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई जंगल में ट्यूबवेल के नीचे बैठ करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था और हाई स्कूल के फर्स्ट पेपर में भूख से बेहोश हो गया था। इंसान जो है वो लंबा अंधेरा झेल ना पाते, ये मुझे अल्लाह ने दिया, परवरदिगार ने। मुझे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने ऐसी दी जो सामान्य नहीं दी। जैसे जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो मैं 2-3 चीज़ें बहुत आसानी से बता सकता था। जैसे इंस्पेक्टर जो है वो कोई उनके पास में एप्लीकेशन लेकर आया तो मैं उसको पीछे से पढ़ लेता था। सामान्य गुण नहीं था। कहीं घटना हो गई, क्राइम हो गया तो बहुत क्राइम के एक्सपर्ट इंस्पेक्टर थे तो उनसे पहले मैं बता देता था कि ये जो डकैती हुई है, इस डकैती को सुन करके, पीड़ित को सुन करके कि ये उस गैंग ने की है, इस्लाम न्यादा गैंग ने की है या सरदने वाले गैंग ने की है या इफ्तिखारुल गैंग ने की है या किस गैंग ने की है। मतलब मैं इतना उन कुछ चीज़ों को समझने लगा था। पर डब्ल्यूटीसी पर एक अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो उसके अखबार के पहले पेज की खबर थी सुपर पावर पर आतंकी हमला। तो मेरे अखबार में वो खबर मैंने लिखी थी। तो 2014 से पहले का जो जर्नलिज्म था वो उस जर्नलिज्म में डर नहीं था। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट्स जो है उस दौर में वो दुनिया के कई बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में छपी, टीसीएन में, डीडब्ल्यू में, और अल जज़ीरा में, बीबीसी में, और माध्यमम जो केरल का मलयालम भाषा का अखबार है उसने मेरी कई रिपोर्ट्स को पेज 1 पर छापा। मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोग जो है, मैं गरीब घर से आया लेकिन शुक्र इस बात का है कि मैं बेईमान नहीं कहलाया। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत भयंकर डार्कनेस में था। मैंने जितनी स्टोरीज़ लिखी हैं महिला उत्पीड़न की, दलित उत्पीड़न की, माइनॉरिटी के उत्पीड़न की या लिंचिंग की, तो उनमें मैंने बहुत ज़्यादा वे स्टोरीज़ मुझे अपने करीब लगी। मुझे लगा कि जब भी मैं तकलीफ़ देखता हूँ तो मैं उससे पूरा डूब जाता हूँ। तकलीफ़ मुझे बहुत परेशान करती है, किसी की भी तकलीफ़ हो, मैं उसमें पूरी तरह से उतर जाता हूँ। इसलिए मैं उन्हें अच्छी लिखने में कामयाब हुआ, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ी गई, ज़्यादा सराही गई। क्योंकि मैं उस दर्द को महसूस करता हूँ और मैं उसी दर्द को, उसी पेन को लिख देता हूँ। मैं ये बात आपको बताते हुए बिल्कुल झिझक मुझे नहीं है और मैं ये स्पष्ट भी कर देता हूँ कि सारे जर्नलिज़्म में ये बात मुझे, खासकर इंटरनेशनल जर्नलिज़्म में, रॉयटर्स में और दूसरी ट्रेनिंग्स में, गूगल में भी, यूट्यूब में भी, कभी इंटरनेशनल जर्नलिज़्म का प्रोग्राम था, उनमें ये बात सबसे पहले बताई जाती है कि एक जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करते समय सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना है। पूरा जीवन का जर्नलिज़्म जो है वो सड़क पर गुज़रा है, ज़मीन पर गुज़रा है। मेरा जर्नलिज़्म बिल्कुल कमरे का नहीं रहा है। देश की जितनी बड़ी स्टोरीज़ हुई हैं, मैंने जो की हैं, मुज़फ़्फ़रनगर रॉयट की, लिंचिंग की सभी कवर की हैं। भीम आर्मी की सारी स्टोरीज़, पहली स्टोरी भीम आर्मी की दुनिया में कहीं पब्लिश हुई है तो मैंने की थी। 70-72 स्टोरीज़ की हुई हैं मैंने और दलितों के उत्पीड़न पर, सहारनपुर पर। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि लिंचिंग, खालिद की लिंचिंग हो, लखवा वाली यासीन की लिंचिंग हो, लिंचिंग लगभग सभी कवर की है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मेरा नाम माहिम है। आज हम जिनका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, वो ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं और उनकी ज़मीनी रिपोर्टिंग और उनके निष्पक्ष विश्लेषण ने ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश भर में नाम कमाया है। वो 15 साल की उम्र से पत्रकारिता कर रहे हैं और उनको अभी लगभग 25 साल का पत्रकारिता का अच्छा खासा अनुभव है और पिछले 7 साल से वो करीब 2000 बायलाइंस रिपोर्टिंग लिख चुके हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में। उनका ट्विटर पे बहुत जाना माना एक चेहरा है वो ट्विटर के। जब वो एक ट्वीट करते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो इतना सटीक लिखते हैं कि वो बड़े न्यूज़ चैनल में भी उसका वो खबर बन जाती है। जैसे अभी 2024 में इलेक्शन हुए तो उन्होंने जो जो लिखा, जो जो उन्होंने अनुमान लगाए, वो बाद में, मतलब लगभग वो बाद में सही साबित हुए।
तो मैं किसी और की नहीं बल्कि हमारे ही इंकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर आस मोहम्मद कैफ सर की बात कर रही हूँ। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया माहिम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो अच्छा अवसर है आज। बिल्कुल अच्छा अवसर है आप, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। चलिए, आपका मैं बड़प्पन उम्मीद है। करती हूँ मेरे साथ दर्शक भी बहुत कुछ आज जानेंगे आपके बारे में। नहीं, आपका बड़प्पन है। जी सर। तो सर, जैसे अभी मैंने बताया अभी, जैसे आपने 15 साल की उम्र से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में है, तो ये आपका पैशन था कि आपको पत्रकार बनना था, या आपको आपके घर वालों ने कहा था? मतलब क्या इसके पीछे की क्या कहानी है कि आप पत्रकार बने? कोई स्टोरी नहीं है, मैं कभी पत्रकार बनना नहीं चाहता था। और मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करता हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। ओके। और इसलिए मैं एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ क्योंकि मैं आईएएस बनना चाहता था। और ये मैं आईएएस नहीं बनना चाहता था, बल्कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं। ये सब लोग जानते हैं कि डीएम साहब का रुतबा बहुत होता है एक शहर में। और शहर में, ज़िले में सबसे बड़ा व्यक्ति कोई होता है तो वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो पूरे जनपद का गार्जियन होता है, संरक्षक होता है। उससे बड़ा व्यक्ति ज़िले में कोई नहीं होता है। तो मेरे फादर जो हैं वो डीएम को बहुत मानते थे और उन्हें लगता था कि मेरे बच्चे को डीएम बनना चाहिए। तो इसलिए मैं आईएएस बनना चाहता था। जब आपने ये प्रश्न पूछ लिया है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मीरापुर में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ एक संस्था काम करती थी जो विभिन्न प्रतिभाओं के लिए विभिन्न तरह की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कराती थी। उस संस्था का नाम था साहित्य विकास अकादमी। उसमें परवीन शर्मा, प्रशांत शर्मा, इमरान कुरैशी और प्रदीप बागड़ी, ये 4 मुख्य लोग थे। एक रियाज साहब थे, उनको अल्लाह ने बुला लिया। तो ये एक कंपटीशन कराते थे, उसमें एक ओपन क्विज़ होती थी। तो ओपन क्विज़ में 2-2 लोगों की टीम बनती है, फिर उनसे सवाल पूछे जाते थे। तो मैं उसमें यंगेस्ट था, मैं 6th में पढ़ता था उस समय, और ये 96 की बात है। मैं 6th में पढ़ता था। तो हम लोग उसमें टीम क्वालिफाई करती रहती थी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। तो मैं फाइनल में चला गया। पहले तो यही आश्चर्य था सबके लिए, क्योंकि मैं पूरे टूर्नामेंट में, वो जो कंपटीशन था उसमें सबसे कम उम्र का था। जब मैं फाइनल में चला गया तो मेरा जिस टीम से, पेयर से मेरा मुकाबला हुआ, मेरा पेयर में था शाहनवाज, जो इस समय साइंटिस्ट है रियाद में। और जिस टीम से हमारा मुकाबला हुआ उस पेयर में थे एक रंधावा और दूसरे अशोक। ये दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, दोनों आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे। और हमारा पेयर था, मेरा और शाहनवाज का। तो बड़ा कर्म रहा अल्लाह का कि समयांतर होता है कि आपको 5 सेकंड में जवाब देना है। जैसे केबीसी आया बाद में, केबीसी 99 में आया, मैं आपको 96 की बता रहा हूँ। तो उसमें फाइनल में मैं हार गया वो फाइनल। लेकिन हारने के बाद जो है, जितने दर्शक थे वो 1 या 2 पॉइंट से हारा बस। 20 क्वेश्चन थे तो 19 मैंने बता दिए, उन्होंने 20 बता दिए। 1 पॉइंट से मैं हारा। हालांकि फिर एक रीटेक हुआ, उसमें दूसरी बार हुआ तो मैं जीत गया था दूसरी बार में, मगर पहली बार में मैं हार गया। तो हारने के बाद जो है वो उनको भूल गए दर्शक। पूरे जितने लोग वहाँ ओपन था वो तो सबने खड़े होकर के मेरी तालियां बजाई कि गज़ब की परफॉर्मेंस है, ये 6th में है बच्चा और ये यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं बचपन से ही, जिस समय लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, तो मैं कंपटीशन की किताब आती है प्रतियोगिता दर्पण, उसको यूपीएससी की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उनमें। मैंने अंग्रेजी पढ़ना टाइम्स ऑफ इंडिया से सीखा, हिंदुस्तान टाइम्स से सीखा। मैं सब 7th और 8th में था तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था जनरली। और बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य था, सबको लगता था कि, मेरे क्षेत्र के लोगों को ये लगता था कि ये कम से कम डीएम तो बन ही जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरे रग रग में जो है वो ये बस गई थी। अभी मैं कुछ दिन पहले की बताता हूँ। 15-20 दिन पहले मुझे मेरे एक टीचर मिले, कॉन्सिडेंसली वो मेरे बेटे के भी टीचर हैं। अब मेरे भी टीचर था, मेरे बेटे के भी टीचर हैं। तो मैं अपने बेटे को सीख मिले डांटने के दृष्टिकोण से, मैं उनसे बताने लगा कि तुम बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं हो पढ़ाई में, सर से पूछो, इन्होंने मुझे ही पढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ,
हमने पढ़ाया इसको, और हम ये बताने में हमें कोई शर्म नहीं आती कि कई मामलों में टीचर से भी ज़्यादा जानता था। तो मैं तो पत्रकार बनना ही नहीं चाहता था, ये तो एक एक्सीडेंट था मेरी लाइफ का। एक्सीडेंट था कि हमारे मावे का कारोबार होता था, और 98, 98 में हमें बहुत लॉस हो गया। हमारा सब बिज़नेस, एक समय हम बहुत पैसे वाले लोग थे, हमारा सब बिज़नेस ख़त्म हो गया, हमारा घर चला गया उसी बिज़नेस में। और उस समय ऐसी परिस्थिति आई कि घर में जो है वो पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं ये बात महसूस करता था। तो जब मैंने 2000 में हाई स्कूल किया, तो फर्स्ट ईयर यानी 2011, हम लोग 10th के बाद जो है हिंदी मीडियम के लोग फर्स्ट ईयर, 11वीं को ही फर्स्ट ईयर कहते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर किया तो उसके बाद मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था पीसीएम का। मुझे याद है कि मैंने टॉप की थी क्लास अपनी फर्स्ट ईयर। तो उसमें मेरे 97 फिजिक्स में थे, 98 केमिस्ट्री में थे, मैथ में 95 थे, टॉप की थी क्लास। और ऐसी परिस्थिति में एक अखबार में एक विज्ञापन छपा था कि उसको उदीयमान पत्रकारों की आवश्यकता है जो लिख सकते हों। तो मैं लिख तो लेता था, तो मैं उनके यहाँ चला गया। डॉक्टर मेहरुद्दीन खां उस समय नवभारत टाइम्स के संपादक रहे, वो शाह टाइम्स मुजफ्फरनगर का एक अखबार है, उसके संपादक बने थे। तो मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग करा दी। ज्वाइनिंग करा दी उन्होंने, मैं कहता नहीं, मैं समझ नहीं रहा कि मेरी अच्छी किस्मत थी या बुरी किस्मत थी, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, 4 दिन में ही मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, और मैं घर आ ही नहीं सका। और जो दूसरे रिपोर्टर देवबंद से या आसपास के क्षेत्रों से मुजफ्फरनगर में आते थे, तो वो खासकर उस समय के डीएम जो थे, वो हमारे अखबार को पास जारी नहीं कर रहे थे, कर्फ्यू पास नहीं दे रहे थे, तो वो आ ही नहीं पाए। तो उनकी अनुपस्थिति में मुझे बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। उम्र थी मेरी 15 साल कुछ महीना, और ज़िम्मेदारी मुझे बड़ी निभानी पड़ी, मतलब डेस्क भी देखनी पड़ी, रिपोर्टिंग भी देखनी पड़ी, और मैंने तब कर्फ्यू फ्रेश जैसे कॉलम्स लिखे। तो मैं तो एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ बहुत माफ़ी के साथ, जिसे मैं करना भी नहीं चाहता था, मेरे पेरेंट भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थिति मुझे वहाँ लेकर के आ गई। सर, आपकी उम्र बहुत छोटी थी जब आपके माता पिता का निधन हो गया, और उसके ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है इससे बड़ा दुख कुछ एक बच्चे के लिए तो नहीं हो सकता, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने अपने करियर को इस समय क्या क्या चुनौतियाँ आई, कैसे सब कुछ मैनेज किया? देखिए, मैंने अपने लाइफ में ना 4 स्कूलों में पढ़ाई की है। पहला मेरा स्कूल था जय भारत पब्लिक स्कूल, दूसरा मेरा स्कूल था बसंत इंटर कॉलेज, तीसरा मेरा स्कूल था सनातन धर्म इंटर कॉलेज, और चौथा मेरा स्कूल था डीएवी। ओके। तो मेरे चारों स्कूल जो थे, उनकी फाउंडेशन जो है वो अलग अलग जगह पर थे। और मैं ये बताते हुए मुझे अभी कोई हर्ज भी नहीं होता, और मैं इसकी शर्मिंदगी भी कोई महसूस नहीं करता कि जब तक मैं 5th क्लास का था स्टूडेंट, तब तक हमारे परिवार में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत संपन्नता थी। लेकिन उसके बाद में मेरा टफ़ पीरियड शुरू हुआ था, वो टफ़ पीरियड इतना बढ़ता रहा। हालाँकि मैं इसलिए नहीं, अब कोई उद्देश्य तो बचा नहीं, हम अब 40 के हो गए हैं, तो हमको कोई ये तो है नहीं कि हमको सिंपैथी चाहिए या सहानुभूति चाहिए। लेकिन बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई जंगल में ट्यूबवेल के नीचे बैठ करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था, और हाई स्कूल के फर्स्ट पेपर में मैं भूख से बेहोश हो गया था, फर्स्ट पेपर में। तो जब डॉक्टर आए एग्जामिन करने, तो उन्होंने मेरा पेपर देखा था। तो उन्होंने जब मेरा पेपर देखा, तो उन्हें लगा कि ये लड़का डर गया, इसका मैथ का पेपर है, तो मैथ का पेपर इसने जो है इससे अच्छा हुआ नहीं, तो ये डर से बेहोश हो गया। तो उन्होंने मेरा पेपर देखा, मुझे वो टीचर याद है, आज़म सिंह नाम था उनका, जानसठ के। तो मेरा पेपर देखा तो वो दंग रह गए, कह रहे एग्ज़ाम शुरू हुए हुए 1 घंटा हुआ है, मैथ फर्स्ट का पेपर है, और इसने वो पूरा पेपर कर दिया है। तो यानी 1 घंटे में पूरा पेपर कर चुका था कम्प्लीटली। मेरे आए भी थे उसमें, मतलब अच्छे मार्क्स आए थे, 49 आए थे 50 में से। तो वो मैंने 1 घंटे में कर दिया था, और उसके बाद जो है फिर डॉक्टर ने पूछा तुमने खाना कब से नहीं खाया? तो वो एक ऐसी परिस्थिति थी, उसे मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ, वो एक ऐसी कष्टदायक परिस्थिति थी जब मुझे जो है वो जंगल में रह कर के जो है वो पढ़ाई करनी पड़ी, ट्यूबवेल के नीचे बैठ कर के, उस ट्यूबवेल की जो लाइट होती है उसमें बैठ कर के। उससे फिर उसके बाद और टफेस्ट परिस्थिति आई। उसके 2 साल बाद ही मेरी अम्मी जो हैं वो उनको चली गई थी मुझे छोड़ कर के। तो मैं जिस क्लास में पढ़ता था, उसी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और उसके 1 साल बाद फिर मेरे पापा का वो चले गए। तो भाई मेरे कोई था नहीं, घर भी नहीं था उस समय।
तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास में कोई कोई मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद मुझे मैं फ़ील करने लगा था कि अब मेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा। अब मुझे खुद को जो है वो जो अल्लाह चाहता है, वो मुझे उसी दिशा में बढ़ना पड़ेगा। मेरा मतलब सीधे तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ तो माहिम आपको आश्चर्य होगा कि जैसे मन मर जाता है और आदमी को ऐसा लगने लगता है कि उसका कोई फ्यूचर अब है नहीं। जो अब तुमको जो है सर्वाइव करना है और अब सर्वाइव करना है तो अपना रोटी कमानी है, रोटी खानी है और बस आपको इस स्टेज में रहना है कि कोई ये फ़ील ना करे कि वो डिपेंडेंट है या ऐसी परिस्थिति में कोई ये फ़ील ना करे कि ये गलत रास्ते में ना चल ले। क्योंकि मेरे फ़ादर का मर्डर हुआ था, तो ऐसे वो गाँव में से दूध ला कर के शहर में बेचते थे। तो एक दिन सुबह कुछ लोगों को पता चल गया कि ये दूध यहाँ है, तो ये पैसा लेके गाँव में पेमेंट लेके जाएँगे। तो कुछ लोगों ने उनसे पैसा छीनने की कोशिश की और पापा ने दिया नहीं पैसा। तो ऐसी परिस्थिति में गोली चल गई, उनके लग गई। तो ये तो वो परिस्थिति थी, मगर मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि हाँ, मतलब मैंने वो तकलीफ़ें मैं नहीं सब इमोशनल करती हैं, लेकिन हाँ, मैंने वो झेला है। उसको बताना जो है वो थोड़ा-सा उसमें समय लगेगा, मतलब मैं कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करता कि मैं वो सब बताऊँ, लेकिन हाँ, मैंने वो झेला है। मैंने वो झेला है कि मैंने 1-1 महीना की रोज़ें जो हैं वो बिना सहरी खाए रख दी है। मैंने वो झेला है कि मैंने महीनों-महीनों शाम को सोते समय मैं बिस्किट और पानी पीकर के सो गया। तो वो जो एक लाइफ़ आदमी की ज़िंदगी में टफ़ेस्ट आती है, तो मैंने झेली है। और बाकी जीवन में जो जिस तरह से चलता है, जो षड्यंत्र होते हैं, वो सब तो है ही हिस्सा, लेकिन हाँ, वो सब तो फ़ेस किया ही है। उसके बाद में जब पापा हॉस्पिटल में थे, तो मैंने अपने एक न्यूज़पेपर के टाइटल के लिए अप्लाई किया था। मेरी उम्र उस समय 16 साल थी, लेकिन उसमें मैंने फ़ॉर्म में आरएनआई का जो फ़ॉर्म भरा जाता है कि हम जब कोई अखबार चलाते हैं, टाइटल लिखा जाता है, तो मैंने उसमें 18 लिखी थी। और कुछ दिन के बाद वो अखबार का लाइसेंस हो भी गया था। लेकिन ये है कि एक मेरा मैं उसका नाम लेके बताता हूँ, अभी आजकल वो बड़ी इमोशनल पोस्ट डाल रहा है। कारण ये है कि उसकी अम्मी जो है उसका इंतकाल हो गया अभी कुछ दिन पहले। वो मेरा छोटे भाई की तरह है, हमारे पड़ोस का है, दानिश सैफ़ी उसका नाम है। वो बॉडी बिल्डिंग का नेशनल प्लेयर है, यहीं नोएडा में कहीं रहता है, दानिश सैफ़ी, मोंटो कहते हैं उसे। एक दिन ऐसा हुआ, हमारे यहाँ की जो मस्जिद है, मैं मगरिब में मस्जिद में चला जाता था, तो हमारे यहाँ की जो मस्जिद है, तो वो भी नमाज़ पढ़ने आया था, मैं भी नमाज़ पढ़ने गया था। तो सब लोग नमाज़ पढ़ के चले गए, वो दानिश रहा किसी कारण से। तो उसने मुझे बहुत देर तक वो देखता रहा। उसने मुझे बहुत बुरी तरह मस्जिद में रोते हुए देखा। मैं इतनी बुरी तरह रो रहा था कि दानिश परेशान हो गया। वो बमुश्किल मुझे वहाँ से उठा के लाया। ये तब की बात है जब मेरे पेरेंट्स के इंतकाल के भी महीनों हो गए थे, मतलब साल भर हो गया था लगभग। लेकिन ये था कि शुक्र है अल्लाह का, आदमी जितनी मेरा बेस्ट जो है वो मुश्किलात में सामने आता है। तो वो मेरा टफ़ पीरियड था, तो वो मेरा बेस्ट जो है फिर उसके बाद ही सामने आया। अब वैसे भी कुरान में एक आयत है कि बेशक कि हर मुश्किल के बाद राहत है। तो जब किसी आदमी की ज़िंदगी में कठिनाई आती है तो उसकी ज़िंदगी में वो कठिन रास्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, मैं एक थ्योरी बताता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है ये, मैंने ये कहीं पढ़ी नहीं। आपको पता कुदरत ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने रात 12 घंटे की क्यों बनाई? 12 घंटे की इसलिए बनाई रात, क्योंकि इंसान जो है वो लंबा अंधेरा झेल ना पाते। 12 घंटे में भी सुबह हो जाती है, ताकि लोगों को ये एहसास रहे, उनके मन में ये भावना रहे कि तुम उदास मत हो, अंधेरा हमेशा कायम रहने वाला नहीं है, वो जल्दी ही सूरज निकलने वाला है। तो आपकी तकलीफ़ें स्थायी नहीं हैं, आपकी तकलीफ़ें जो हैं वो जल्दी ही वो ख़त्म होने वाली हैं। तो मेरा गुड टाइम भी आया। जैसे मैं जनरल आपको बता दूँ, इसका कोई मतलब नहीं है बताने का, लेकिन आपने चूँकि मुझे इमोशनल कर दिया है तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये गुड टाइम है कि मैं जिस माटी में जन्मा हूँ, वहाँ का ऐतिहासिक तौर पे वहाँ ऐसे लोग भी आए हैं जिनको केसरीमल कहते हैं, और वहाँ एक से बढ़कर एक शख्सियत गुजरी हैं। लेकिन अब वो उस माटी के लोग, मेरे टाउन के लोग ये बात मानने पर जो है वो एक राय है कि जिन परिस्थितियों से जूझ करके आस मोहम्मद ने अपने संबंध बनाए हैं
और जितने कॉन्टैक्ट्स उसके हैं देश दुनिया में, तो उतने कॉन्टैक्ट्स होना कठिन है। जैसे मैं उम्रा करने जब गया था सऊदी अरब, तो वहाँ के नंबर 1 अखबार अरब न्यूज़ के एडिटर ने मुझे खाने पर बुलाया था, तो ये सामान्य बात नहीं थी। और जब मैं मीरापुर में, सब लोग मानते हैं कि जितने पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या बिजनेसमैन, टाइकून्स जितने उनके डायरेक्ट आस मोहम्मद के संपर्क वाले हैं, उतने यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति के हैं नहीं। तो ये भी मुझे अल्लाह ने दिया, ये मुझे अल्लाह ने दिया, परवरदिगार ने। मुझे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने ऐसी दी जो सामान्य नहीं दी। जैसे जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो मैं 2-3 चीज़ें बहुत आसानी से बता सकता था। जैसे इंस्पेक्टर जो है वो कोई उनके पास में एप्लीकेशन लेकर आया तो मैं उसको पीछे से पढ़ लेता था, सामान्य गुण नहीं था। कहीं घटना हो गई, क्राइम हो गया, तो बहुत क्राइम के एक्सपर्ट इंस्पेक्टर थे, तो उनसे पहले मैं बता देता था कि ये जो डकैती हुई है, इस डकैती को सुन करके, पीड़ित को सुन करके कि ये उस गैंग ने की है, इस्लाम न्यादा गैंग ने की है, या सरदने वाले गैंग ने की है, या इफ्तिकारुल गैंग ने की है, या किस गैंग ने की है। मतलब मैं इतना उन कुछ चीज़ों को समझने लगा था कि अपराध करने के तरीके से बता सकता था कि अपराध किसने किया है, जब क्राइम जर्नलिज्म कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दी भी हैं, गॉड गिफ्टेड है, सीधा अल्लाह ने नवाजा है मुझे, डायरेक्ट नवाजा है। मुझे लगता है, मैं आपको बताऊँ, जिन बच्चों के माँ बाप चले जाते हैं उनकी टोटल जिम्मेदारी अल्लाह ले लेता है अपने कंधों पर। बेशक। तो ऐसा मेरा मानना है कि मुझे अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। सर, पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण पेशा है, रिस्की भी है। तो ऐसे में आपने अपना परिवार, अपने निजी जीवन, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किया? अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पत्रकारिता एक्सीडेंटली की, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे लिए यही अब विकल्प था, कोई दूसरा कुछ था भी नहीं। तो अब हमको जब कोई काम करना है, मेरा बेस्ट टीचर जो है लाइफ का वो क्रिकेट है। क्रिकेट ने मुझे सब कुछ सिखाया। मैं 13 साल की उम्र में मैंने कैप्टनशिप की और मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो क्रिकेट ने मुझे सिखाया कि जब 4 बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं तो मेरा काम था टीम को दूसरे विकेट ना गिरने देना। गेंदबाजी ने मुझे सिखाया कि मुझे जो है वो, अगर कोई बल्लेबाज लगातार अपने पैंतरे बदल रहा हो तो मुझे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को। क्रिकेट मेरा बेस्ट टीचर है लाइफ का, मैं कहता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे क्रिकेट ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो ये जो आप कह रही हैं, इसको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि पत्रकारिता जो है उसको समझने में मुझे क्रिकेट ने बहुत मदद की, खेल ने बहुत मदद की। कैसे सर? खेल ने मुझे ऐसे मदद की क्योंकि खेल ने जो है मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया। खेल ने मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया और जर्नलिज्म जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का ही गेम है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते। तो जब मैं मेंटली उसमें स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका मुझे ये फ़ायदा मिला कि फिर मैं, चूँकि परिवार तो नहीं था, बहुत समय बाद आया परिवार। मैं 2011 में मेरे पास फैमिली आई। 2011 तक तो मैं, रिश्तेदार थे मेरे, बहनें जो हैं उनकी शादी हो चुकी थी। तो 2000 लोनलीनेस थी ज़िंदगी में, अकेलापन था। 2011 में शादी हुई और फिर जो है वो मुझे पत्रकारिता जो है वो परिवार के लिए थोड़ा टफ तो होता है क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये रिस्की है, लेकिन ये भी है कि कई बार कुछ ना कुछ तो हमको काम करना ही है। स्ट्रेस तो होता ही है, पत्रकार हों, ब्यूरोक्रेट्स हों लाइफ में। तो अब तो पहले बीसीसीआई क्रिकेट का होता, तो बीसीसीआई ने अभी अलाउ किया कि इंडियन प्लेयर्स अपने गर्लफ्रेंड्स या अपने वाइफ के साथ जा सकते हैं। नहीं तो जब इनकी ज़िंदगी में भी तनाव था तभी अकेले जाते थे तो महीनों तक। तो ये तो होता ही है, लेकिन मैं थोड़ा परिवार को लेकर के थोड़ा सा, चूँकि मैंने एक ट्रेनिंग मेरी हो गई कि बहुत लंबे समय तक परिवार से दूर रहने की, तो मैं थोड़ा उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा अलग रहा, स्पेशल रहा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, ये कह सकता हूँ थोड़ा सा। सर, आप यहाँ अभी आपने बताया आप उम्रा के लिए गए थे, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपने उम्रा आप गए? तो मुझे उसका रीज़न नहीं पता आप क्यों गए, लेकिन क्या कोई तनाव था, कोई परेशानी थी? हाँ अगर मुझे, आप वो साझा करना चाहें। हाँ, तो वो बहुत बिगर स्ट्रेस था। और इतना बिगर स्ट्रेस था, देखिए हम लोग, मैंने देखा कि मैंने जर्नलिज्म शुरू किया 2001 में। आपको याद होगा एक बार WTC पर एक अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। तो उसके अखबार के पहले पेज की खबर थी सुपर पावर पर आतंकी हमला। तो मेरे अखबार में वो खबर मैंने लिखी थी। तो आप मेरी एज डिफरेंस समझ सकती हैं कि 2001 में जो 9/11 वाला हमला हुआ था वो मैंने उसकी अखबार की लीड न्यूज़ लिखी थी। और उस समय मेरी एज थी 16.5 साल, मतलब तो 16 साल की उम्र में मैं वो लीड न्यूज़ अपनी लिख रहा था। तो ये तो आप समझ सकती हैं कि मेरा जर्नलिज्म कैरियर कितनी जल्दी शुरू हुआ। इससे तो ये बताता है, पहले दिन ही बायलाइन खबर छपी थी। अब चूँकि ये जो आपका सवाल है वो ये है कि
2014 तक हम लोग जर्नलिज्म कर रहे थे, हमें कोई मतलब किसी से था नहीं। किसी के खिलाफ लिख दे, कुछ कर दे, कोई मतलब इशू नहीं था। इवन मैं आपको बताऊं कि एक फ्रीडम सा फील होता था, हीरोपंती सी फील होती थी जर्नलिज्म में, हीरोपंती सी फील होती थी। मैं एक बार सहारनपुर का एक अखबार था, कलयुग दर्पण, हमारा ही मतलब दूसरे हमारे मोहसिन राणा जी हैं, तो उनको उसके मालिक थे। तो कलयुग दर्पण में मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं 4 थानों में गया, और वो 2007 की बात है। मैं वहाँ बतौर इंचार्ज ब्यूरो चीफ गया था। तो मैं 4 थानों में गया और मैंने चारों थानों में जाकर कहा कि मेरे साथ लूट हो गई, मेरा मुकदमा लिख लीजिए, एफआईआर लिख लीजिए, झूठ। तो 4 थानों में गया, चारों थानों में जाकर के मैंने उसको अगले दिन अखबार में एक पेज लिखा, कप्तान साहब आपकी पुलिस सुनती नहीं है। और मैंने चारों थानों को वो लिखा कि इस थाने में मेरे साथ ये व्यवहार हुआ, इस थाने में व्यवहार हुआ। अब देखिए माहिम, आप भी पत्रकार हैं, इमर्जिंग अच्छी जर्नलिस्ट आप हैं, आज इसकी कल्पना कर सकता है तो चारों थाने आप पे 4 एफआईआर लिख देंगे। चारों थाने आप पे 4 एफआईआर लिख देंगे, कह रहे आपने झूठ बोल करके पुलिस को गुमराह किया, इसलिए आपके खिलाफ मुकदमा लिखते हैं। जबकि हम वहाँ एक टेस्ट कर रहे थे कि आम लोगों के साथ क्या बर्ताव होता है। आज पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। आज एक पत्रकार ने खबर लिख दी कि आपने, वो बच्चों से झाड़ू लगवा रहा था, स्कूल का टीचर बच्चों से झाड़ू लगवा रहा था और खाने में जो है नमक रोटी मिल रही थी। अगले दिन पता चला कि पत्रकार के विरुद्ध मुकदमा हो गया। तो 2014 से पहले का जो जर्नलिज्म था, वो उस जर्नलिज्म में डर नहीं था और लगता था कि हमें पत्रकार होना चाहिए। बहुत सारे लोग आते थे, उनको क्रेज़ था जर्नलिस्ट होना चाहिए। मुझे लड़कियां मिलती थी, कह रहे कि हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। लड़के मिलते थे, हमें जर्नलिस्ट बनना चाहिए। आज जितने मिलते हैं सरसों का पकड़ बैठ जाते हैं, कह रहे यार ये कहाँ आ गए हो। कह रहे फ्रीडम, अभी आप देखिए इंडेक्स में भी, प्रेस फ्रीडम में भी इंडिया जो है वो काफ़ी डाउन चला गया है। तो 2014 के बाद जब सरकार आई, अब हमारा जो व्यवहार बन जाता है ना, मान लीजिए आपका कोई व्यवहार बन गया है, आपका फ्री माइंड या आपका इंडिपेंडेंट या जिस प्रकार से आपका व्यवहार बन गया है, आदत बन गई है, तो अब उसको आप तुरंत बदलेंगे तो कष्ट होगा। तो स्ट्रेस जर्नलिज्म में इसलिए आने लगा क्योंकि मुझे लगा कि हम वो काम नहीं कर सकते अब जो हम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कम्युनिटी की, हमने उत्पीड़न, मैंने दलितों के उत्पीड़न की लगभग 70-75 स्टोरीज लिखी, और माइनॉरिटी के उत्पीड़न की लगभग मैंने सभी लिंचिंग कवर की, और भी मैंने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स कवर की जो सरकार को नागवार गुजर सकती थी। हालांकि मैं समझता हूँ हमाम में सब नंगे हैं। कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वही पत्रकारों के साथ अब ऐसा ही बर्ताव करती हैं। पहले नहीं करती थी, लेकिन अब देश में पत्रकारों के साथ खराब बर्ताव जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, कांग्रेस की अगर कहीं सरकार है तो उन्होंने भी किया है, वो सभी जगह हो रहा है। तो पत्रकार जो हैं वो अब खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैंने भी असुरक्षित महसूस किया। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट्स जो है उस दौर में वो दुनिया के कई बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में छपी, TCN में, DW में, और अल जज़ीरा में, BBC में, और माध्यमम जो केरल का मलयालम भाषा का अखबार है उसने मेरी कई रिपोर्ट्स को पेज 1 पर छापा। तमिल में छपी, मलयालम में छपी, तो बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स में छपी, और उसमें जो वो छप रहा था उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि बहुत सारे पत्रकार जेल भेजे जाने लगे थे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं डर गया था, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं तनाव में आ गया था। मैं स्ट्रेस में था, और मैं इसलिए स्ट्रेस में था कि मुझे लगा कि मैंने जिस काम को अपनी ज़िंदगी के 20 साल दे दिए, तब 20 साल हुए थे, तो मुझे लगा कि जब मैंने जिस काम को अपनी ज़िंदगी 20 साल दे दिए, तो मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, तो इनका क्या होगा। मैं इस काम को 20 साल कोई दूसरा काम करता तो मुझे थोड़ा पैसा भी नहीं था पास में, इस काम को मैं दूसरा काम करता तो शायद मैं दूसरे, मान लीजिए मैं टीचर ही होता तो मैं वहाँ कम से कम मेरे पास कुछ तो सेविंग्स होती। अच्छा सुनिए, हम वैसे पत्रकार तो है नहीं कि हमको सरकार जो है लाख 2 करोड़ रुपए पैसा बांट दे और फिर हम जो है वो एथिक्स से समझौता कर लें, तो वैसा भी हम लोग नहीं सोचते हैं। और हम, मेरी जो जर्नलिज्म है, मेरा जर्नलिज्म का जो फोकस रहा है वो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ रही हैं, मार्जिनलाइज्ड रहा है, दलित, पिछड़े, वंचित, उन पर आधारित मेरी स्टोरीज़ अधिकतर रही है। तो मेरा जर्नलिज्म उनको फोकस रहा है। तो हम लोगों ने नेताओं को खुश करने के लिए तो स्टोरीज़ की नहीं, तो नेताओं को खुश करने के लिए स्टोरीज़ नहीं की, फिर हमने बड़े बड़े व्यापारियों के गुणगान नहीं किया, तो हम लोग तो बिल्कुल, हालांकि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, पहले बता दूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं छप्पर में पैदा हुआ, मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोग जो है, मैं गरीब घर से आया, लेकिन शुक्र इस बात का है कि मैं बेईमान नहीं कहलाया।
और इस बात का भी जो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहीं कुछ भी कोई भी बात कर सकता हूँ, और मुझे कोई इस बात का वो नहीं है कि मैंने गाड़ी नहीं खरीद पाया, मैं कार नहीं ले पाया, और मुझे इस बात का कुछ वो नहीं है कि मैंने कोई बड़ा घर नहीं बनाया अपना। बस मेरा 50 गज का एक मकान है, उसमें मेरा परिवार रहता है। तो मुझे इसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। और शुक्र ये है कि एक मीडिया इंडस्ट्री में एक समूह है जो ये मानता है, पॉलिटिकली भी, मीडिया इंडस्ट्री में, ब्यूरोक्रेसी में भी जो ये मानता है कि ही इज़ गुड जर्नलिस्ट। इतना ही ठीक है। तो वो स्ट्रेस जो था वो संभवतः कुछ दिन चला, कुछ दिन मैं जॉब से भी दूर रहा, कुछ दिन के लिए मैंने जर्नलिज्म भी छोड़ दिया, और उस समय बहुत तनाव में था, और तनाव ये था कि मेरी फैमिली का क्या होगा। तो जब मैं उम्रे के लिए गया तो मैं अल्लाह के नज़दीक गया, और अगर मैं उस समय ना जाता तो मेरे साथ दो में से कोई एक चीज़ हो सकती थी। या तो मुझे जो है वो मेंटली मैं डिस्टर्ब हो सकता था, या फिर मुझे कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन उन 20 दिनों ने मुझे बचाया। उन जो 20 दिन मेरे थे तो उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मेरा स्ट्रेस रिलीव किया, मुझे ये समझने में मदद की कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, तो मैं कमज़ोर नहीं पड़ना है। और जहन मेरा खुला थोड़ा, माइंड मेरा थोड़ा ओपन हुआ। तो वो बेस्ट पीरियड था मेरी लाइफ का। हर दिन मैं महसूस करता हूँ, अभी भी महसूस कर रहा हूँ, हर वक्त महसूस करता हूँ। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, सब लोग जाते हैं वहाँ, मक्का में जाते हैं, मदीना में जाते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, सारा जितना प्रोसेस है सब पूरा करते हैं, सबको हर एक जगह जाने की खुशी होती है। मुझे बहुत अधिक आश्चर्य बदर जा कर के हुआ, बदर के मैदान में। मुझे ऐसा फ़ील आया कि मैं बदर को पहले देख चुका हूँ, बदर मेरे ख्वाबों में आता था। बदर का मैदान के बारे में हिस्ट्री सब जानते हैं उसकी। इस्लाम की पहली लड़ाई वहाँ हुई, मुसलमानों की पहली फतेह वहाँ हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में वो लड़ाई हुई मक्का के सरदारों से। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि कुल मिलाकर के मैं बार बार जाना चाहता हूँ, हर दिन जाना चाहता हूँ मैं, और मुझे बहुत बदलाव वहाँ चीज़ों को समझने में मुझे आसानी मिली। मैं कहता हूँ मेरी जान बचाई, स्ट्रेस से बचाया मुझे, तनाव बहुत था मुझे। तब मुझे लगता था मेरा सब कुछ खो गया, सीरियसली मैं कह रहा हूँ आपको। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत भयंकर डार्कनेस में था, अंधेरे में था मैं। रोशनी मिली मुझे वहाँ से। मेरी स्टोरी लाइफ। सर आपने बहुत रिपोर्टिंग करी है, ज़मीनी रिपोर्टिंग करी है, आपने दंगे कवर किए हैं, लिंचिंग कवर किया है, महिला उत्पीड़न पर कवर किया है। तो जब आप ये सब ऐसे मुद्दों को कवर कर रहे थे तो उस वक्त आपके मानसिक और भावनात्मक आपका कैसा था, क्या प्रभाव पड़ा आप पर, आपकी क्या थी उस वक्त, क्या चल रहा था? मैं समझता हूँ इस पे ना मेरा कैरेक्टर मेरी मदद करता है हर चीज़ में। मेरा कैरेक्टर जो है वो इस तरह का है, जैसे मैं बचपन में बहुत ज़्यादा गौतम बुद्ध से प्रभावित था, उनकी एक कहानी थी। एक बार एक राजकुमार ने एक हंस के तीर मार दिया, हंस नीचे गिरा, और वो सिद्धार्थ ने उठा लिया गोद में अपनी, वो राजा के पास लेके गए। तो राजा ने कहा कि तुरंत राजकुमार दौड़ के आए, उन्हीं के भाई, उन्होंने कहा कि ये मेरा है, उनके कज़िन। राजा ने कहा कि तुम्हारा क्यों है, कि मैंने मारा है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं ये मेरा है। राजा ने पूछा तुम्हारा क्यों है, सिद्धार्थ ने कहा मैंने बचाया है। तो राजा ने कहा ये उसका है जिसने बचाया है। सिद्धार्थ जब घर से बाहर निकलते थे तो वे महिलाओं को देख करके करुणा से भर जाते थे। गरीब उन्हें कोई मिला करुणा से भर जाते थे, कोई उन्हें अपाहिज मिला उससे करुणा से भर जाते थे, रोने लगते थे। नेचर वाइज मैं ऐसा हूँ, मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरी लाइफ की कहानी है। मेरी कहानी ये है कि एक बार एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा था, और एक मेंढक भी पानी में था। तो बिच्छू को लगता था कि वो डूब जाएगा, तो उसने मेंढक से कहा मेरी जान बचा लो। मेंढक ने कहा मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता क्योंकि तुम डंक मार देते हो। तो बिच्छू ने कहा नहीं, तुम तो मुझ पर एहसान करोगे, मुझे पानी से बाहर निकालोगे, मेरी जान बचाओगे, मैं तुम्हारे कैसे डंक मार दूँगा। तो मेंढक की बात समझ में आई, उसने अपनी पीठ पे उसे बिठाया बिच्छू को और बाहर ले आया। दोनों किनारे बैठ गए। दोनों जब किनारे बैठ गए तो किनारे बैठ कर के थोड़ी देर में धूप आई, कंफर्ट जोन आया, और जैसे ही कंफर्ट जोन आया बिच्छू ने मेंढक के डंक मार दिया। अब मेंढक रोया, तीर मिलाया, उसने कहा कि तुमने ये क्या किया, मैंने तुम पे एहसान किया था, तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने मेरे साथ ये बर्ताव किया। तब बिच्छू ने कहा आँख में आंसू भर करके ये गलत हुआ,
मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी जान बचाई थी, ये सच है, तुम पर मेरा एहसान है, ये भी सच है, लेकिन मैं तुम्हारे डंक मार रहा हूँ, ये मेरी फितरत है, ये मैं नहीं छोड़ सकता। तो जैसे मैंने जीवन को समझा है, मैंने इस तरह से जीवन को समझा है कि आप अगर मेरी स्टोरीज़ पढ़ेंगी तो अल्लाह ने मुझे बहुत अधिक भावुक प्राणी बनाया है, बहुत अधिक भावुक प्राणी। छोटी सी बात जो है वो मुझे बेचैन कर देती है, मेरा दिल रोने लगता है। समाज इसे कमज़ोरी समझता है। विनोद कापड़ी जो हैं वो एक बहुत फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक बार एक वीडियो शेयर की थी ट्विटर पर जिसमें एक बच्चा रो रहा था और कुछ अपनी बात कह रहा था। तो विनोद कापड़ी ने लिखा था कि मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इस जालिम दुनिया में ये बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि वो बच्चा मेरे जैसा है। तो मैंने जितनी स्टोरीज़ लिखी हैं, महिला उत्पीड़न की, दलित उत्पीड़न की, माइनॉरिटी के उत्पीड़न की या लिंचिंग की, तो उनमें मैंने बहुत ज़्यादा वे स्टोरीज़ मुझे अपने करीब लगी। मुझे लगा कि जब भी मैं तकलीफ़ देखता हूँ तो मैं उसमें पूरा डूब जाता हूँ। तकलीफ़ मुझे बहुत परेशान करती है, किसी की भी तकलीफ़ हो, मैं उसमें पूरी तरह से उतर जाता हूँ। इसलिए मैं उन्हें अच्छी लिखने में कामयाब हुआ, इसलिए भी ज़्यादा पढ़ी गई, ज़्यादा सराही गई, क्योंकि मैं उस दर्द को महसूस करता हूँ और मैं उसी दर्द को, उसी पेन को लिख देता हूँ। इसलिए मैंने वो चुना। इसलिए मुझे नेताओं के भाषण पर स्टोरी करना अच्छा नहीं लगता। मैं आज आपको एक कमज़ोरी बता रहा हूँ, किसी भी जर्नलिस्ट को अपनी कोई कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए। मैं अर्थतंत्र पर लिखना पसंद नहीं करता। इकोनॉमिक्स मुझे बिल्कुल भाती नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स पर बिल्कुल नहीं लिखता। मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जर्नलिज्म का जो मुख्य सब्जेक्ट है, वो हो सकता है कि समय बदलता रहा, धीरे धीरे शुरू में मैंने क्राइम जर्नलिज्म किया, लेकिन जो मेरा बेस्ट आया, मेरा बेस्ट आउटपुट आया, वो व्यथा कहने से आया, तकलीफ़ बयां करने से आया। और अगर आप मेरी पुरानी स्टोरीज़ पढ़ेंगी तो पॉलिटिकल से ज़्यादा मेरी स्टोरीज़ जो हैं वो यही हैं, दलित उत्पीड़न की, वंचित तबके के उत्पीड़न की, माइनॉरिटी की, वीमेंस की तकलीफ़ें मैंने ज़्यादा कही हैं, वो मुझे अपनी लगती है। मैं जब कोई कहानी लिखता हूँ तो मैं ऐसे समझ के, मान लीजिए आपके बारे में कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं जब आपके बारे में लिखूँगा तो मैं माहिम बन जाऊँगा। ये एक्चुअली फील है। सर, आपने इतने रिपोर्टिंग करे, इतने कवर करे मुद्दे, तो सबसे ज़्यादा यादगार कौन सा है आपके लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ किसमें आपको झेलनी पड़ी, और आपने क्या देखा कि मतलब जहाँ आपको अपनी सुरक्षा भी आपको अपने दांव पे लगानी पड़ी, और आपको अपना सच्चाई भी से भी नहीं हटना था, जो आप हकीकत है वही दिखाना है, तो ये सब किस ऐसे स्टोरी में था कि मुझे किसी चीज़ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, माहिम लेकिन में, कवर भी करना हाँ, है उसमें? माहिम मैंने जो जर्नलिज्म की एक्चुअली मैं टूरिज्म में ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने जर्नलिज्म के बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। जैसे रॉयटर्स का मैंने जर्नलिज्म प्रोग्राम किया है, यूट्यूब की मैंने 2 ट्रेनिंग की हैं, यूट्यूब डिजिटल जर्नलिज्म 2 ट्रेनिंग की हैं, 6-6 महीने की, 1 साल की है। बहुत सारे मैंने टीवी मीडिया के और ये सब कोर्स आपने कॉरेस्पॉन्डेंस कर कोरस्पॉन्डेंस से किए हैं, ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन किए हैं सब। तो और उसमें कुछ जो है वो मैंने फॉरेन जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की है, वो भी मैंने ऑनलाइन की है। इंटरनेशनल जर्नलिज्म को मैंने पढ़ा है, मैंने इंटरनेशनल जर्नलिज्म लिखा भी बहुत है। तो मैं ये बात आपको बताते हुए बिल्कुल झिझक मुझे नहीं है, और मैं ये स्पष्ट भी कर देता हूँ कि सारे जर्नलिज्म में ये बात मुझे, खासकर इंटरनेशनल जर्नलिज्म में, रॉयटर्स में और दूसरी ट्रेनिंग्स में, गूगल में भी, यूट्यूब में भी, उनका भी इंटरनेशनल जर्नलिज्म का प्रोग्राम था। उनमें ये बात सबसे पहले बताई जाती है कि एक जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करते समय सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना है। बिल्कुल। अगर आप सबसे पहले खुद सुरक्षित रहेंगे तो आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। अगर आप खुद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे किसी को। तो सबसे पहले आपको खुद को सेफ रखना है। तो मुझे कुछ मदद मिली है, जैसे मैं कैमरे पे ये बात बता रहा हूँ कि जितने लिंक, कॉन्टैक्ट्स जर्नलिज्म में मेरे हैं, संभवतः किसी दूसरे जर्नलिस्ट के नहीं होंगे। ये बहुत लोग जानते हैं। और फिर से मैं एक नाम ले रहा हूँ, ये भी हम किसी न किसी से सीखते ही हैं। एक जर्नलिस्ट थे, सीनियर इंडिया के, जनसत्ता में रहे, देश के बहुत बड़े पत्रकार थे, आलोक तोमर। चले गए दुनिया छोड़ करके। उनकी पत्नी भी बहुत मैराथन दौड़ती हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रिया तोमर। तो आलोक तोमर साहब जो हैं, उनकी मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस था कि वो, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत थे। और वो कॉन्टैक्ट कैसे बनाते थे मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस समय आलोक तोमर साहब जो हैं वो सीनियर इंडिया के संपादक थे और कई जनसत्ता के भी वो बहुत इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट रहे। तो उस समय मेरी उम्र 17 और 18 साल थी, लेकिन वो मुझसे भी बात करते थे। उनके मोबाइल में मेरा नंबर सेव था, वो मुझसे बात करते थे। तो 17-18 साल के लड़के से वो बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो किस लेवल पे कॉन्टैक्ट बनाना जो है पसंद करते थे। तो उनके हज़ारों कॉन्टैक्ट्स थे।
कॉन्टैक्ट थे और उन्होंने कई बड़े इंटरव्यूज़ किए। जैसे उन्होंने एक छोटा राजन गैंगस्टर था, उसका इंटरव्यू कर दिया था। तो बहुत बोल्ड जर्नलिस्ट थे, तो कॉन्टैक्ट मेरे बहुत हाई थे, उसकी मुझे बहुत मदद मिली। और जितने भी मैंने रिपोर्टिंग की है उनमें मुझे लोकल एसेट्स ज़रूर मिल जाता था। मान लीजिए मैं अगर रिपोर्टिंग करने के लिए आप मान लीजिए पटना जाऊँ, अभी बिहार में चुनाव है तो मेरे लोकल एसेट्स हैं। मैं राजस्थान जाऊँ तो मेरे लोकल एसेट्स हैं। मैं यूपी में किसी गोंडा, बस्ती, बलिया, बलरामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाइए रिपोर्टिंग करने में, कहीं चला जाऊँ, चित्रकूट कहीं चला जाऊँ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, कहीं वहाँ मेरे लोकल एसेट्स हैं। हर जगह एक जर्नलिस्ट ऐसा ज़रूर है, लोकल जर्नलिस्ट ऐसा ज़रूर है जिसे मैं जानता हूँ, जो मेरे टच में है। तो एक तो मुझे इसकी बहुत मदद मिलती है जानकारियाँ जुटाने में लोकल एसेट से। दूसरा मेरा ये भी है कि मैंने बहुत चुनौतीपूर्ण जर्नलिज्म किया है, बहुत चुनौतीपूर्ण। ये आजकल मुझे देख रही है पिछले 3-4 महीने से कि आप मुझे दफ्तर में देखती हैं, और दफ्तर में आप मुझे इसलिए देखती हैं क्योंकि आजकल मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे देख रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरा पूरा जीवन का जर्नलिज्म जो है वो सड़क पर गुजरा है, ज़मीन पर गुजरा है। मेरा जर्नलिज्म बिल्कुल कमरे का नहीं रहा है। इवन मैंने 7 साल तक नेशनल हेराल्ड में काम किया, तो वहाँ भी मैं रिमोटली काम करता था। मैं यूएस की एक न्यूज़ वेबसाइट में एडिटर था, तो वहाँ भी मैं रिमोटली काम करता था। तो रिमोटली काम करना मेरा पेशेंस था। लेकिन हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ भी कारण समझ लीजिए कि, या मेरी एज हो रही है, अब आई एम नियर टू 40, 2 दिन बाद मैं 40 का हो जाऊँगा 24 अक्टूबर को। और कुछ मुझे कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने से गुरेज कर रहा हूँ। लेकिन आप देश की जितनी बड़ी स्टोरीज़ हुई हैं, मैंने जो की हैं, मुजफ्फरनगर रॉयट की, लिंचिंग की, सभी कवर की हैं। भीम आर्मी की सारी स्टोरीज़, पहली स्टोरी भीम आर्मी की दुनिया में कहीं पब्लिश हुई है तो मैंने की थी। 70-72 स्टोरीज़ की हुई हैं मैंने उन पर, और दलितों के उत्पीड़न पर, सहारनपुर पर। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि लिंचिंग, खालिद की लिंचिंग हो, पिलखवा वाली यासीन की लिंचिंग हो, लिंचिंग लगभग सभी कवर किए हैं। और ये जो नज़ीब वाले इशूज़ हैं, ये सब कवर किए हैं। दिल्ली रॉयट कवर किया था, मुजफ्फरनगर रॉयट कवर किया, दिल्ली रॉयट सारे कवर किए हैं। मतलब पॉलिटिकल रैली सारी कवर की हैं। और ये कह सकते हैं कि बहुत ग्राउंड जर्नलिज्म किया है। कई बार वो दिखता भी है, हम आप मेरी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह दिखाई भी देगा। सर, आपने बहुत बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू किया है, एमपीज़ एमएलएज़ का इंटरव्यू किया है। आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभव रहा है इंटरव्यू करके? देखिए, कई बार जब हम इंटरव्यू करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारी, मैं आप चूँकि अब ये जो सवाल आप पूछ रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए अहम है। तो हम एक माइंड मेकअप करके जाते हैं। जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा दायरा है जो ये माइंड मेकअप करके जाता है कि मैं उल्टे सीधे सवाल पूछूंगा, इसे ठीक कर दूंगा। जैसे वो नायक देख के जाता है, अनिल कपूर वाली, और वो साथ बस मैं आज ये 2 मिनट में से मुख्यमंत्री बना दूंगा और फिर ये मुझे मुख्यमंत्री बना देगा। मैं समझता हूँ ये थ्योरी नहीं होनी चाहिए। आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। पहले उसके लिए आपके मन में सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, आप उससे पोलाइटनेस से बात करें, आप उसे बेइज्जत करने की कोशिश ना करें। आपको जीवन में किसी को भी बेइज्जत करने का हक नहीं है। आप उसके साथ ऐसे बातचीत करें जैसे आप जो है वो आपका दोस्त है, या आप जानकारी तो जुटाने गए हैं, किसी को नीचा दिखाने को थोड़ी गए हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। ये बहुत बड़ा आइडिया है जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म में आजकल हम देख रहे हैं कि वो ताली बजा देते हैं, अरे मैंने उसको कड़ा, आजकल यूट्यूब पर थीम वो चलता है, थंबनेल चलता है, फलाने पत्रकार ने फलाने नेता को पानी पिला दिया। अरे नहीं भाई, नहीं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप उन्हें सम्मान दीजिए। सवाल जरूर जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटाइए। दर्शक जो है जानकारी जानना चाहता है ना, उसका इंटरेस्ट जो है वो दूसरे को बेइज्जत देखने में नहीं है। तो अगर आप देखें आजकल के मीडिया हाउसेज में ये कितना चिल्ला के बात करते हैं। एक वो है मुंबई वाले, कभी अंग्रेजी बोलते हैं कभी हिंदी, पागल हो जाते हैं। बेइज्जत, किसी को बेइज्जत करना जो है, मैं एक कहानी एक मतलब मेरी लाइफ की स्टोरी है। हमेशा टोपी पहनाओ, टोपी उतारो मत, मतलब इज्जत दो, उतारो मत। हाँ, इज्जत दो, उसे बेइज्जत मत करो किसी को, तुम इज्जत दो। तो ये मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप किसी को इंटरव्यू करें और इंटरव्यू में आप उससे उल्टे सीधे सवाल पूछ करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करें। आप सम्मान दें, जानकारी जुटाएं, आंकड़े दें, फैक्ट बताएं। अगर वो गलत फैक्ट कह रहे हैं तो उसे करेक्ट कर दें, लेकिन करेक्ट करने का भी एक तरीका है। करेक्ट भी आपको जो है एक ख़ास अंदाज में करना पड़ेगा। करेक्ट कर दें, सम्मान दें उसे,
फ्रेंडली बिहेव करें उसके साथ में, झगड़े नहीं उससे। जनता का कोई सवाल है तो वो भी विनम्रता से पूछे, विनम्रता के साथ। पोलाइटनेस जो है किसी भी इंसान का सबसे बड़ा गुण है। अगर कोई व्यक्ति पोलाइट है तो ये बताता है कि वो बेहद अच्छा इंसान है। जैसे नेता हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनके साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है? भाई व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मैं दोनों से मेरे जो है वो परिचय है। हाल ही का मेरे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से परिचय है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो हाजिर जवाबी में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। काफ़ी ज़मीन से जुड़े नेता हैं, वो देश के नंबर 1 हाजिर जवाब नेता है, बिलियंसी है, कोई उन्हें चला नहीं सकता, कोई पत्रकार उनको वो नहीं कर सकता। इवन उनका ह्यूमर इतना शानदार है, आप 5 मिनट उनके साथ बैठ जाओ, 3 बात वो ऐसी कह देंगे कि आपके पेट में हंसते-हंसते दर्द हो जाएगा। ह्यूमर बहुत शानदार है उनका। उनका जो नॉलेज है, उनका जो पत्रकारिता की नॉलेज, उनका जो राजनीति की नॉलेज है वो अलग है, लेकिन उनका जो ह्यूमर है वो उससे अलग, उसका वो बेजोड़ है। आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे। वे पत्रकार जो ये बैठते हैं तय करके कि आज अखिलेश यादव की खिंचाई करेंगे, आज अखिलेश यादव को ट्रोल करेंगे, आज अखिलेश यादव को रोस्ट करेंगे, वे खुद रोस्ट हो जाते हैं, खुद ट्रोल हो जाते हैं, खुद रोस्ट हो जाते हैं। तो वो नॉलेज तो उनको है ही, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा मैं उनकी जिस बात का फ़ैन हूँ वो उनका ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है उनका। और राहुल गांधी जो है इस देश में एकमात्र ऐसा नेता है जिसकी कोई डिमांड नहीं है। मतलब जो बेलौस है, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना प्रधानमंत्री कुर्सी चाहिए उसको। उसने देखा है अपने दरवाजे पे सीएम टहलते हुए, जैसे आजकल नेताओं के दरवाजे पर सिपाही टहलते हैं, ऐसे उनके दरवाजे पर सीएम टहलते थे। तो राहुल गांधी जो है इस देश का एकमात्र ऐसा नेता है जिसे आप 100% ईमानदार नेता कह सकते हैं। 100% ईमानदार नेता, जिसको कुछ नहीं चाहिए, बेलौस, तो उनको आप कह सकते हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी की वजह की तरफ से आपके पे कुछ दबाव आया हो कि भाई हमें ये न्यूज़ मत चलाओ या ऐसा कुछ, तो आपने उसको कैसे देखा, क्या प्रतिक्रिया दी उसको? एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं एक बड़े चैनल में बतौर एक्सपर्ट बैठा था और मैंने एक नेता के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया। तो वैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नेता, तो उनका मुझे फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी भाभी यानी उनकी वाइफ ये कह रही है कि कैब भाई से तो ये मिल रही थी, इन्होंने तो ये टीवी पे क्यों कह दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। तो वो नेता ने बहुत पोलाइटली, बहुत कायदे से कही ये बात। एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। अभी मैंने आज़म खां साहब पे एक एपिसोड किया है, उसमें मैंने बताया कि कैसे मुसलमान नेताओं को वो निभाते हैं और मुसलमान नेता उनको निभाते हैं। उसके बाद में एक समूह जो है वो लगातार मेरी ट्रोलिंग कर रहा है, मेरी व्यक्तिगत चीज़ें बहुत सारी कह रहा है, बड़ा नाराज़ है, उल्टी सीधी बातें कह रहा है, जो झूठ है बिल्कुल वो कह रहा है, कोई मतलब नहीं है जिनका वो कह रहा है, बस मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, मेरे फैमिली के बारे में वो कुछ लिख रहा है गलत सलत। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, पूरा एक समूह लिख रहा है, एक पत्रकारों का समूह है जो खां साहब का प्रिय है, खां साहब की नज़र में बेहतर होना चाहता है आज़म खां साहब की। तो ये जीवन भर चलता है, धमकियाँ भी मिलती हैं, कुछ कहते हैं गोली मार देंगे, अरे मार दे, जीवन भर चलता है। 25 साल में 50 बार हुआ है। कोई कहता है तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा माहिम कि जो टफ़ रही हैं। जैसे ये तो नेताओं वाली है, लेकिन मेरा नेताओं से ज़्यादा उत्पीड़न किन्हीं और ने किया है। नेताओं ने मेरा कम उत्पीड़न किया है, उनके समझ में आ जाती है। जो आदमी ख़रीदा नहीं जा सकता उसको डराया नहीं जा सकता, और ये बात उनकी समझ में आ जाती है। मेरा उत्पीड़न जो है वो जर्नलिज्म में कुछ सीनियर्स ने किया है, कुछ सीनियर्स ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया है, और उनको जब ये डर लगता था कि ये संपादक हो जाएगा या ये आगे बढ़ जाएगा, ये हमसे अधिक समझदार है, तो वो मेरे खिलाफ़ साजिश करते थे। अभी एक संस्थान है जिसमें मैंने 7 साल तक काम किया है, नेशनल हेराल्ड, उसमें बहुत षड्यंत्र हुआ मेरे खिलाफ़। हाल ही का मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे मेंटोर भी मिले। मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छे मेंटोर मिले जफ़र आगा सर, जो नेशनल हेराल्ड के एडिटर इन चीफ थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि इनको कब्र में मैंने अपने हाथों से उतारा था। देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता, और इंडिया के आप समझिए कि आज़ादी के बाद के सबसे अच्छे पत्रकारों में से एक थे जफ़र आगा सर। लेकिन कुछ काफ़ी ख़राब भी हुआ है, उस पर भी बात करेंगे कभी। सर, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपके ट्वीट्स जो थे, हाँ। जो आपका विश्लेषण था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। ये सही है। कई मीडिया हाउस में वो खबरें भी बन गई। उसके बाद ही तो लोगों को पता चला कि ये भी कोई पत्रकार है। हाँ। उसके नहीं तो हम लोग देखिए,
इस दिल्ली में एक कल्चर है, मैं बहुत हार्डली कहता हूँ, इस दिल्ली में एक सिंडिकेट है, उसमें शहरी पत्रकारों को ऐसा लगता है कि टैलेंट बस हम में ही है, कोई बिहार से, उत्तर प्रदेश से कोई जर्नलिस्ट आ जाए तो उसमें टैलेंट नहीं है, इनको लगता है कि बस हम ही काबिल लोग हैं, यहाँ शहरी लोग ही काबिल लोग हैं। तो ये अंडर एस्टिमेट करते थे, ये यहाँ एसी कमरों में बैठ करके सर्वे करते थे। ऐसे मैंने प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव दोनों को लिखा था ट्वीट में कि आप दोनों गलत हो, मैं बता दूंगा कैसे। मैं 37 लोकसभा पर विजिट करने गया, मैं जिस अखबार में काम करता था, मैं आपसे बता रहा हूँ, उस अखबार के मालिक जो हैं वो देश के बहुत बड़े आदमी हैं। क्या छिपाना, सोनिया गांधी उस अखबार की मालिक है। मैंने उनसे कहा मुझे रिपोर्टिंग करने भेज दीजिए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए भेजने के लिए मना कर दिया, फंड देने के लिए मना कर दिया, लिखने के लिए मना कर दिया, रिपोर्ट्स नहीं लगाई अपने नेशनल हेराल्ड में। उन्हें डर लगता था कि ये इसका कद बढ़ रहा है, ये रिकोगनाइज्ड हो रहा है, इसकी रिपोर्ट्स जो है वो प्रियंका गांधी शेयर कर रही है, इसकी रिपोर्ट्स जो है वो, चूँकि मेरी बहुत कोरोना में मैंने जो लिखा उससे बहुत लोगों को मदद पहुँची, तो उनको डर लगता था, तो उन्होंने फंड जारी नहीं किया। फिर मैं अपने पैसे से चला गया और मैं कहीं रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था, मान लो नेशनल हेराल्ड में नहीं भेज सकता था, चूँकि मैं वहाँ था तो एडिटोरियल कंसल्टेंसी में। तो मैंने ट्विटर पर लिखा, और जब मैंने ट्विटर पर बहुत लिखा तो उसे 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा व्यू मिले, और वे जो मैं लिखता रहा वे कुछ दिन में सही होता रहा, तो फिर लोगों को ट्रस्ट बन गया। तो उससे मेरी आइडेंटिटी इतनी विकसित हो गई कि सीनियर जर्नलिस्ट जो थे देश भर के, उसके बाद 60-65 एमपी फॉलो करने लगे। यार इसको पता कैसे चला, ज़मीन को पढ़ा कैसे। समाजवादी पार्टी के एक एमपी थे, राज्यसभा सांसद, यहीं रहते हैं, वो मुझसे बहस कर रहे थे कि 9 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी सपा। मैंने कहा 30 की मैं गारंटी लेता हूँ, 37 जीती सपा ने, और थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो 50 तक चले जाते। और बहुत सारे रीज़न थे, मतलब मैं कितने, लेकिन वो जो लोकसभा चुनाव के दौरान ट्विटर का, थैंक यू, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो काफ़ी कुछ बेहतर हुआ, दैट वाज गुड, ट्विटर ने बड़ी मदद की। एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको, मैं जानता हूँ कि आप जानना चाहती हैं, कि एक बार हमने एक स्टोरी की थी रमज़ान के महीने में, कि उसमें कुछ लोगों को मैंने पिक्चराइज़ किया था, विजुअलाइज़ किया था, और कुछ लिखा था उनके बारे में। मैंने कहा ना कि मैं दिल से लिख लेता हूँ, अभी मैं लिख नहीं रहा, कुछ दिनों में अगर आप मेरी पुरानी स्टोरीज पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना, वो मेरा सबल पक्ष है। तो मैंने उनका लिखा कि उनको जो है वो रोटी नहीं के साथ चटनी से रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, चटनी समझती ना आप, तो चटनी से रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। तो जब मैंने वो स्टोरी लिखी उसके बाद वायरल हो गई, पूरे देश से मदद पहुँची, उनकी ईद बन गई, एक एक परिवार को हज़ारों रुपये पहुँच गए, पूरे 5-5 साल के कपड़े चले गए। इमरान प्रतापगढ़ी, आशु मलिक, ये सब लोग, इस तरह के बहुत सारे लोग उन झोपड़ियों में, जैसे माय नेम इज़ खान में दिखाते हैं ना पूरे लोग मदद लगे पहुंच जाते हैं, ऐसे पूरे लोग मदद लगे पहुंच गए, सालों तक मदद उनकी काम आई, वो इतनी मदद पहुंच गई। तो ये सब है, मतलब जर्नलिज्म में बहुत कुछ है और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मैं कभी आपसे विस्तार से बात होगी तो बताऊँगा। बिल्कुल सर। सर लोग कहते हैं कि आपकी राजनीतिक समझ बहुत गहरी है ना, तो ये समझ आपने विकसित कैसे करी, और आप राजनीतिक पत्रकारिता से क्या समझते हैं? आप माहिम किसी को समझना चाहते हो तो उसके हो जाओ प्लीज़। आसान तरीका ये है कि उसके जैसे सोचने लगो। एक वो फिल्म आई थी ना, वो गब्बर, उसमें एक सिपाही होता है, वो कहता है कि हम गब्बर, वो अक्षय कुमार वाली, कह रहे गब्बर को पकड़े कैसे, कि गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर जैसा सोचना पड़ेगा। हर स्टोरी का एक पैटर्न होता है। ये सब ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, राहुल गांधी भी है, नरेंद्र मोदी भी, अखिलेश यादव भी, योगी आदित्यनाथ भी, ये अंतरिक्ष से आए लोग नहीं हैं। इनका ब्रेन भी हमारा जैसा ब्रेन है, सामान्य लोगों का ब्रेन भी हम जैसा ब्रेन है, बस हमें उनके ब्रेन से अपने ब्रेन को जोड़ना पड़ता है। लिंडा ब्राउन की किताब है ना रहस्य, सीक्रेट, द सीक्रेट, उसमें लिंडा ब्राउन लिखती है ना कि लाखों करोड़ों तरंगे घूमती रहती हैं आकाश में, आपकी किससे कब कहाँ कौन सी कनेक्ट हो जाए। तो हमें पैटर्न समझना पड़ता है, बस आपका दिमाग पढ़ना है मुझे, और ये पढ़ा जा सकता है, आपको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, कनेक्शन जोड़ना है। एक शेर है कि अल्लाह ने हर एक को किसी न किसी से जोड़ दिया, बस उनका मिलना हम पर छोड़ दिया। तो हमको बस कनेक्ट करना है लोगों से। तो वो जो राजनीति की बात आपने की, एक तो हमको उतनी नॉलेज होनी चाहिए पहली बात, और दूसरी बात आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। सर कई लोग कहते हैं कि आप नैरेटिव बनाने वाले पत्रकार हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कहाँ नैरेटिव बनाने वाला पत्रकार। नैरेटिव तो आजकल जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाती हैं, बड़े बड़े समूह बनाते हैं, सिंडिकेट्स बनाते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई बात सबसे पहले लिख दी और किसी राजनीतिक मुद्दे पर हमने कोई ऐसा पॉइंट हम खोज के ले आए जो उससे पहले मार्केट में नहीं आया, तो सोशल मीडिया के दौर में वो वायरल हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो जब वो आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको लोग जो हैं
वो ये मान लेते हैं कि वो ढूंढते हैं कि सबसे पहले इस चर्चा को किसने शुरू किया था। तो उनका ये मानना होता है कि भाई इस अमुक व्यक्ति ने ये प्रारंभ किया था और इसने ये नैरेटिव बनाया है। तो उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इंटेंशनली वो कर रहा हूँ या मैं किसी के पक्ष में जो है वो या किसी के विपक्ष में कोई मैंने नैरेटिव कर दिया है। मैंने अपनी राय रखी है और अगर मेरी राय वो जिस पक्ष को भी पसंद आई है, उन लोगों ने आगे बढ़ा दी है, तो उसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तो अपना नज़रिया बताया है। मेरा नज़रिया उन्होंने इतना फैला दिया कि वो बहुत ब्रॉड हो गया, तो ये तो वो जाने, मैं अपनी तरफ से जो है उसका दोषी नहीं हूँ। सर आपके ट्वीट्स जो है, अब पहले भी हमने बताया कि अब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में उसको खबर मान लिया जाता है, कई बार वो इतने सटीक होते हैं। ऐसा होने पर सर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर ये जनता में फैलेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं मेरे ट्विटर पे लगभग 11,000 के आसपास फॉलोवर हैं और आप अगर संख्यात्मक तौर पे देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पत्रकार भी हैं बिल्कुल। जिनके बड़ी संख्या में फॉलोवर हैं। तो उनकी तुलना में अगर आप देखें तो मेरा ट्विटर जो है वो मेरे फॉलोवर की संख्या कम है। ये एक अलग बात है कि मुझे ट्वीट में जो लोग फॉलो करते हैं वो थोड़े अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ आपके सामने, देश के कई न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग एडिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर इन चीफ फॉलो करते हैं। देश के अधिकतर जर्नलिस्ट वो फॉलो करते हैं। देश के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस फॉलो करते हैं। मोर देन, संख्या नहीं मैं बता सकता, लेकिन बड़ी संख्या में एमपीज़ फॉलो करते हैं, मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के तमाम लोग फॉलो करते हैं। उससे होता यह है कि उनकी, चूँकि मुझे मेरे एक आईएएस अधिकारी ने एक दिन मुझे बताया कि तुम ट्विटर पे अब कुछ भी हल्का मत लिख देना। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है कि तुम्हारे ट्वीट को वो सिस्टम में गंभीरता से लिया जाने लगा है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो लिख रहे हैं, इतनी बातें तुम्हारी ट्वीट की सच हो गई हैं कि अब उसको कई राजनीतिक पार्टियाँ और ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं, वो मीडिया के लोग भी उसको सीरियस लेने लगे हैं। तो उसके बाद से, जैसे आपने कहा जिम्मेदारी का भाव, तो उसके बाद से मुझे लगने लगा कि आप मेरा ट्विटर अगर देखेंगे तो मेरे ट्वीट अब मैं एक दिन में एक ट्वीट होता है या 2 दिन में एक ट्वीट होता है। तो मेरे ट्वीट्स की संख्या घट गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे वही लिखना है जो अब मयारी हो, मेरे लेवल को मैच करता हो। तो फालतू बात लिखने से अच्छा जो है वो मैंने काम की बात लिखने पर कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि अब जब ये हो गया है कि रिकॉग्नाइज्ड हो गए हैं तो अब जिम्मेदारी अधिक आ गई है। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं कुछ भी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना कहूँ जिससे मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाए। और ख़बरें जो बनती हैं, ये बिल्कुल सही है बात, सिर्फ खबरें नहीं बनती बल्कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ट्वीट के आधार पर डिबेट शो कराते हैं। मुझे बताते भी हैं, कुछ तो मुझे बुला भी लेते हैं बतौर एक्सपर्ट। मुझे बताते भी हैं कि हम ये जो शो कर रहे हैं ये इस ट्वीट के कारण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, ऐसा हो भी रहा है। तो इससे मुझे थोड़ा ये नुकसान हुआ है कि मैं अब, चूँकि हम जब ज़्यादा लिखते हैं तो ज़्यादा फॉलोवर मिलते हैं और हम कम लिखते हैं तो हमको फॉलोवर तो कम मिलते हैं मगर हमारा रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा होता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ट्विटर बनाने वालों का, सोशल मीडिया बनाने वालों का, कि अगर ये ट्विटर ना होता तो हम जैसे ग्रामीण अंचलों के पत्रकार वो अपनी प्रतिभा को दिखाने से पहले ही मार दिए जाते हैं। जैसा कई बार कई मीडिया समूह में हुआ हमारे साथ में, मेरे साथ हुआ। तो ये बेहतर है कि सोशल मीडिया है और हमें जो जानते हैं, हम जो समझते हैं वो हम कह सकते हैं वहाँ, और आप वहाँ लिख भी सकते हैं। जब मास्क ने ट्विटर लिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये ट्विटर जो है वो पब्लिक जर्नलिज्म करने का प्लेस है, पब्लिक भी यहाँ जर्नलिज्म कर सकती है। इसलिए उन्होंने बाद में रेवेन्यू देना शुरू किया। रेवेन्यू तो कम आता है वो बहुत,
लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। हम्म, तो कोई भी जर्नलिस्ट वो अब काबिल है, अगर जैसे यूट्यूब ही है, तो अगर कोई जर्नलिस्ट काबिल है तो वो अपनी प्रतिभा को अब कहीं भी शो कर सकता है। अगर उसमें गट्स है तो, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है तो, उसका नज़रिया अच्छा है तो, काबिलियत उसमें है तो वो कहीं भी अपना आप को स्टैंड कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अब आप को वो सीनियर जर्नलिस्ट का उत्पीड़न ही सहना पड़े। हम्म, बहुत किस्मत वाले होते हैं वे लोग, आपने फिर इस चर्चा में मुझको ला कर के, जिनको अच्छा बॉस मिलता है। दुर्भाग्य से मुझे जो बॉस मिले हैं उनका मेरे अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। खासकर पिछले 7 साल के अनुभव जो हैं, वो 7 साल के भी नहीं, बल्कि जब 23 मार्च को जफ़र आगा सर का इंतकाल हो गया और मिट्टी में उनको दफना करके हम लौट आए, मैं भी था शामिल। उस दिन के बाद से जो मैंने देखा, जो मेरे साथ बर्ताव हुआ या उससे पहले जो हो रहा था, मीडिया में बड़ी साजिशें होती हैं माहिम। तो आप देखिए, मैंने 1000 रिपोर्ट्स लिखी, और जिस संस्थान के लिए मैंने 1000 रिपोर्ट्स लिखी, उसके लिए वो ग्राउंड रिपोर्ट्स 1000 किसी ने नहीं लिखी थी। हम्म, आज तक भी उस फिगर को कोई पहुंचा नहीं। उतनी एक्सक्लूसिव किसी ने नहीं लिखा। दिल्ली में दंगा हुआ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं। लखनऊ में लिंचिंग हो रही, रिपोर्टिंग करने गया मैं। प्रियंका गांधी जा रही है राजस्थान, तो रिपोर्टिंग करने गया मैं। और सब कुछ किया वो, और उसके बाद जो है वो उनका हाइप उन रिपोर्ट्स के दम पर था। लेकिन उनको लगा कि एक कद बढ़ रहा है, वो राहुल गांधी जी के साथ एक डिनर, वो उनको इतना चुभ गया कि उन्होंने, चूँकि हम कहीं काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी संस्था में काम करती है, तो आपका उद्देश्य भी तो यही है ना कि उसकी टॉप पोस्ट जो है उस तक पहुँचे आप। हम्म, तो अगर कोई महत्वाकांक्षी होता है तो ये कोई अपराध तो उसका है नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ मीडिया में बहुत भेदभाव है। जो पहले से स्थापित लोग हैं, वो खासकर स्ट्रगलर जो आते हैं और देहात से जो आते हैं या रूरल इंडिया के जो लोग आते हैं, उनको अपने से कमतर समझते हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी बन जाती है उनको ये जवाब देने की कि हम तुमसे कमतर नहीं हैं, बल्कि हमारी योग्यता में और काबिलियत में हम तुमसे बेहतर हैं, हम्म, तुमसे बहुत बेहतर हैं। अपनी गलतफहमी को अपने पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। फिर जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर आ चुका है, तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो ज़मीनी रिपोर्टिंग होती थी पहले, अभी भी होती है, तो उस पर क्या असर डाला है इस आज के आ जाने से? देखिए, ये है कि आपके पास कोई थोड़ा फ़ायदा पहुंचाया, थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया बिल्कुल नुकसान की चीज़ नहीं है, अगर आप उसे सही से अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करें तो। देखिए, आपके पास बंदूक है, आप उसको लोगों को बचाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को मारने में भी। बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जो दौर है, उससे एक जानकारी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है। थोड़ा सा इन्होंने टीवी मीडिया के जर्नलिस्ट का दिमाग ठीक किया है। टीवी मीडिया कुछ एंकर देखे आपने, साथ में आसमान में दिमाग रहता है। अंजना ओम कश्यप साहिबा को देखिए आप, वो कितने गुस्से में रहती हैं। आप कभी आप रूबिका लियाकत को देखिए आप, मतलब उनका सक्सेस रेट ये है कि वो कितना बिफर पड़े दूसरे पर। चित्रा त्रिपाठी को देखिए आप, आंखों में अंगारे भरकर बैठती हैं। तो ऐसे जीवन थोड़ी, आप जर्नलिज्म भी ऐसे नहीं चलेगा। आपका जर्नलिज्म भी जो है वो बहुत मधुरता के साथ चलेगा, बहुत मधुरता के साथ चलेगा, पोलाइटनेस के साथ चलेगा। तो सोशल मीडिया से जानकारी जल्दी मिल जाती है, और दूसरे लोगों की इम्पोर्टेंस जो कमरे में बैठे हैं उनकी कम हो गई है। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है उसमें संभवतः कमी आई है। लेकिन सर सोशल मीडिया से ऐसा भी है ना कि लोग व्यूज़ के चक्कर में और जल्दी खबर देने के चक्कर में कई बार फेक न्यूज़ भी फैला देते हैं। जर्नलिज्म में जब पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ाई की है जर्नलिज्म की, और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली जर्नलिज्म की, नेशनल और इंटरनेशनल। तो उनमें जो सबसे पहली बात पढ़ाई जाती है वो ये होती है कि आप अपने आप को सुरक्षित करो, और दूसरी जो बात पढ़ाई जाती है वो ये होती है न्यूज़ वेरीफाई करो। बिल्कुल। न्यूज़ वेरीफाई करो। तो आम सोशल लोग, मीडिया से खबरें जल्दी हाँ, तो मिलती हैं, लेकिन वो खबरें कितनी सही हैं ये तो ये जर्नलिस्ट का काम है ना। अगर जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, तो वो वेरीफाई करेगा। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो तो उसको वेरीफाई करना चाहिए। भाई, मीडिया के एथिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि आप सुरक्षित रहो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप खबर वेरीफाई करो। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने बताता हूं, जब मैं पहली बार, मुझे अच्छे अवसर मिले हैं, मेरे साथ जो है वो मेरा भाग्य, मेरी किस्मत कुछ अच्छी रही है, तो मुझे टॉप अवसर मिले हैं। टॉप का मतलब ये है कि पिछले 7 साल के मेरे कड़े हुए अनुभव को छोड़ दें, जब मुझे सीनियर्स अच्छे नहीं मिले, इसके अलावा मेरे पूरे जीवन के 25 साल के कैरियर में मुझे अच्छे बॉसेस मिले। तो इसमें भी मेरे, जब तक जफ़र आगा सर ज़िंदा रहे तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये उनके दुनिया छोड़ जाने के बाद में मेरे खिलाफ षड्यंत्र में तेज़ी आई।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 2001 में मैंने जर्नलिज्म शुरू किया और कर्फ्यू लग गया और बहुत सारे लोग नहीं आए, तो मैं रिपोर्टर्स जिस जनपद में मैं था, तो उसके जो कस्बों के रिपोर्टर थे, ग्रामीण रिपोर्टर थे, उनको मैंने मीटिंग के लिए बुलाया और मैंने मीटिंग के लिए बुला करके उनको स्पष्ट कहा, कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली गई किसी परिवार की प्रेम प्रसंग में, वो खबर हमारे यहाँ मत भेजना, बिल्कुल नहीं छापेंगे, किसी की इज्जत से नहीं खेलेंगे। कहीं कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा ऐसा हो गया कि उससे दो समुदायों के बीच तनाव बन सकता हो, उसको बिल्कुल हमारे यहाँ मत भेजना, बिल्कुल नहीं छापेंगे। इसके अलावा ऐसी खबरें जिनका सोसाइटी में नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, किसी ने कहा सर ये लोग तो इसको तो चटकारे लेके सुनते हैं, इसमें तो मसाला होता है, यही तो बिकता है मार्केट में कि तुम बेच लो, हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे जो भाग्य में लिखा, नसीब में लिखा वो होगा। घटिया जर्नलिज्म हम नहीं करेंगे, घटिया जर्नलिज्म हम नहीं करेंगे। बहुत सारे अवसर मिले, मैं यकीन दिला के कहना चाहता हूँ माहिम कि मैंने झूठी जर्नलिज्म कभी नहीं किया, फेक जर्नलिज्म कभी नहीं किया, और किसी को नुकसान पहुँचाने वाला तो हार्डली नहीं किया। हो सकता है किसी की तारीफ में 4 शब्द अच्छे लिख दिए हों, मोटिवेट अधिक कर दिया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल 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 मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि हम जो हैं वो सामाजिक जिम्मेदारी से विमुख हो जाएं। नहीं करना है, नहीं करना है, हमको व्यूज़ के लिए नहीं करना है। अभी हम डिजिटल मीडिया में हैं, आप देखते हैं यूट्यूब पे लोग क्या क्या करते हैं, हम भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन हम पूरा ध्यान रखते हैं कि एथिक्स के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे, मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, जर्नलिज्म देंगे, प्योर जर्नलिज्म देंगे। ये हो सकता है कि किसी का पक्ष जो है हम थोड़ा उसका सबल पक्ष जो है वो 4 बिंदु उसके अधिक दिखा दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के नेगेटिव पक्ष में हम 4 चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ के बता दें, जितना है उतना है बस। सर आपने बतौर मेंटोर भी एक काम किया है, आपने बहुत से युवा पत्रकारों का मार्गदर्शन किया है, ऐसा कोई यादगार पल जब आप किसी के साथ कोई अनुभव? देखिए मैंने मेंटोरशिप जो है वो की है, मैं कर भी रहा हूँ, और ये वो जर्नलिज्म का एक वो है जो कुछ जर्नलिस्ट करते हैं, सभी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन यूएस की एक न्यूज़ वेबसाइट थी, उसने मुझे सबसे पहले अवसर दिया था, TCN ने, तो उन्होंने मुझे अवसर दिया था मेंटोरशिप करने का। एक फेलोशिप देते हैं, उस फेलोशिप में जो जर्नलिस्ट विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको हमें वो थोड़ा गाइड करना पड़ता है, उनको जर्नलिज्म सिखाना पड़ता है। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैंने मेंटोरशिप की, जो उनमें से कुछ तो टाइम मैगज़ीन में यूएस में काम कर रहे हैं, कुछ BBC में चले गए, कुछ अल जज़ीरा में है, कुछ भास्कर में है, और लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो ज़्यादातर लोग जो गए हैं वो ऐसे मीडिया हाउसेज में हैं जो बायस्ड नहीं है, मतलब उनकी परवरिश ही इस तरह की हो गई कि वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो बायस्ड नहीं है। जर्नलिज्म का बड़े थ्योरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म जो करता है व्यक्ति, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, वो पल भर में आग लगा सकता है। झूठी खबरें आग लगाती हैं, आपको पता है, ख़राब खबरें आग लगाती हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी बड़ी आयत होती है। तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति का पत्रकार होना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पत्रकार का इंसान होना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जिस फील्ड में भी हैं, आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। हमारी प्राथमिकता है अच्छा इंसान होना, तो अगर आप एक अच्छे इंसान होते हैं तो आप एक अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप कुछ भी एक अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे डॉक्टर नहीं हैं बन सकते आप, अच्छे आप ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकते, अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते। तो पत्रकारिता में आप कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले आप इंसान रहें। यही मैं कहता भी हूँ कि जो है उतना दिखाएं, और कुछ भी दिखाते समय जो चीज़ आपको खुद को अच्छी नहीं लगती वो दुनिया के सामने दूसरे का नाम लेके मत दें। बाकी स्किल्स हैं वो तो ट्रेनिंग का हिस्सा होती है, खबर कैसे लेनी है, खबर पकड़ते कैसे हैं, खबर मिलती कैसे है। एक बार मैं मेरठ में गया था, तो ई रिक्शा चलते हैं ना अभी, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत डाउन टू अर्थ जर्नलिस्ट हूँ, मतलब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं लो प्रोफाइल हूँ। तो ई रिक्शा चलते हैं, तो मैं आगे बैठ गया, ई रिक्शा के पीछे पूरा था तो आगे जगह थी, तो आगे बैठ गया। तो मैंने बैठे बैठे पूछा उससे, बच्चे का नाम रिहान था उसका नाम, अगर मैं ठीक हूँ तो या हो सकता है मैं भूल गया। मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रही हो, कह रही कि जी मैं रिक्शा चला रही हूँ। कि पढ़ते नहीं हो? कि मैंने अभी 12th किया है, 10+2 किया है। उसने कहा 10+2 किया। मैंने अंदर ही अंदर हंसा, नहीं यार हम भी 12वीं बताते हैं या 12th बताते हैं, ये 10+2 बता रहा है।
10+2 तो अमूमन ICSE और CBSE बोर्ड के बच्चों की भाषा होती है। तो मैंने कहा 10+2 किया है तो फिर रिक्शा क्यों चला रहे हो? कि वो मुझे बीटेक में एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए 70,000 रुपये देने हैं, पैसे मेरे पास है नहीं, ये एक रिक्शा ले ली है किराए पे, अभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद एडमिशन है, 2 महीने में कमा करके ये पैसे में एडमिशन ले लूँगा। मैं कुछ देर उसके साथ चलता रहा, चलते चलते मुझे लगा, मैंने उसके बारे में सब कुछ पूछ लिया, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, परिवार के बारे में पूछ लिया। अगले दिन स्टोरी लिख दी, कमाल की स्टोरी लिख दी, 24 घंटे में उसको पैसा मिल गया, एडमिशन हो गया। तो स्टोरी खोजते कैसे हैं, हर जर्नलिस्ट की एक खूबी होती है। जैसे रवीश कुमार साहब की एक खूबी है कि वो स्क्रिप्ट ऐसी करते हैं, स्क्रिप्टिंग ऐसी करते हैं, भाषा उनकी ऐसी है किसी दूसरे जर्नलिस्ट की नहीं है। उनकी वो जो जीबी रोड वाली रिपोर्ट मैंने देखी थी, तब वो बहुत पहले देखी थी मैंने, 25 साल पहले, तभी कहता था इनकी कोई बराबरी नहीं है। याद रहता है वो स्क्रिप्टिंग। रिहान फजल साहब हैं, उन्होंने 99 में सदगोपन रमेश बैटिंग कर रहे थे, तो पूछा किसी से उन्होंने कमेंट्री के दौरान कि इस समय लॉर्ड्स में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बड़े ख़ास अंदाज में कहा, भले इस समय लॉर्ड्स में चाय पी जा रही है। अब तक याद है। जर्नलिस्ट के वाक्य याद रह जाते हैं, डायलॉग, लाइनें याद रह जाती हैं, कुछ हमारी भी याद रह जाती हैं, कुछ किसी और की भी याद रह जाती हैं। तो ये बहुत समझना हमको ज़रूरी है कि मेंटरशिप करते समय ये याद रखते हैं कि पहले तो आप जो हैं वो नयापन लाएं, कॉपी ना करें किसी की, अपना आपका भूल जाएं आप। मेरा तो खुद का राय ये है, हो सकता है मुझसे बेहतर भी बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जानते हो, लेकिन मेरा पहला राय ये है कि ओरिजिनल बने, बी ओरिजिनल, बी ओरिजिनल। तो कुछ अच्छे परिणाम भी मिले हैं, वो वे मिलते हैं बच्चे, तो कहीं अच्छा सम्मान भी मिलता है। सोशल मीडिया में बात करते रहते हैं, ठीक है। कुछ को थोड़ा डांट डपट ज़्यादा देता था, तो वो थोड़े बहुत समझ में आ गया उनकी बात में कि सर की डांट भी अच्छी थी, लेकिन मेंटरशिप अच्छा रहा। बहुत कम जर्नलिस्ट करते हैं, आपको पता है, मेंटरशिप करने का अवसर बहुत कम जर्नलिस्ट को मिलता है। मुझे मिलता है, मिलता रहा है, मिल रहा है, शुक्र है उसका। सर जैसे आपका इतना अनुभव है, आपने ज़मीनी रिपोर्टिंग करी है, आपने दंगे, लिंचिंग सब कुछ कवर किया है, तो आप कोई ऐसी कहानी साझा कर सकते हैं, किसी की भी हो सकती है वो, कि जिसने कोई संघर्ष किया हो, मतलब हार नहीं मानी और संघर्ष करके सफलता पाई हो, ऐसी कोई कहानी हमारे? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ एक TCN पॉजिटिव करके एक सेगमेंट था, जिसमें हम सिर्फ लोगों के संघर्षों को पाने की बात करते थे, और उसमें तमाम लोग, पूरा समूह, पूरी टीम जब परेशान हो जाती थी कि उनको आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसके संघर्ष की कहानी वो लिख लें, तो तब मुझे कहते थे कि अब भाई, चूँकि वो वीक में एक जर्नलिस्ट एक वीक में एक लिखता था, लेकिन फिर ऐसा होने लगा कि चारों मुझे ही लिखने पड़ते थे। तो मैंने लगभग 100 से, तो उसमें तो फिगर नहीं है, लेकिन 100 से भी ज़्यादा मैंने ऐसे संघर्षशील लोगों की कहानियाँ लिखी हैं। उसमें कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। जैसे मैंने सदफ चौधरी, जो इस समय पेरिस में इंडिया की एम्बेसी में हैं, राजदूत की सहायक हैं, और एक मैं स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज हैं संघर्षों की, तो हद, मतलब मैं बता सकता हूँ आपको कि इसमें एम्स में एक लड़का है जिसने गैस्ट्रो में इंडिया टॉप किया, ताबिश, उसकी है। लेकिन एक 2-3 स्टोरी, जैसे इल्मा अफरोज़ की स्टोरी सबसे पहले मैंने की दुनिया में। इल्मा अफरोज़ जो है, वो, उसके घर में जब मैं गया था रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उसके घर में इन्वर्टर नहीं था, अंधेरा हो गया था, उसके कमरे में एक तख्त पड़ा था और बर्तन बिखरे पड़े थे। और इल्मा अफरोज़ की स्टोरी ये थी कि बहुत कम उम्र में उनके फादर के देहांत हो गया, और बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, वेलहम में संभवतः थी, या क्या स्कूल का नाम था, बड़ा स्कूल है वो बहुत, उसका मुरादाबाद का, अभी ठीक से नाम याद नहीं आ रहा मुझे उस जगह का। वहाँ चुनाव हुआ था, अभी बाई इलेक्शन हुआ था मीरापुर के अलावा दूसरी जगह, कुंदरकी की थी वो। खेत में वो अपना खेत, ज़मीन में भी अपना, ज़मीन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, दूसरा आदमी कोई कब्जा ना कर ले, तो अपनी खेती भी खुद देखती थी। उस लड़की ने पूरी लाइफ फेलोशिप से पढ़ाई की। 6 उसने फेलोशिप से किया, उसके बाद वो सेंट स्टीफन में पढ़ी दिल्ली, यहाँ फेलोशिप से आई। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने गई, वहाँ फेलोशिप से गई, फिर पेरिस गई एक पढ़ाई करने, वहाँ फेलोशिप से आई, और उसके बाद लौट कर आकर के इंडिया में IPS बनी वो, अभी हिमाचल प्रदेश में SSP है। एक दूसरी लड़की, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरी दोस्त भी है, उसका नाम है बुशरा बानो। उसकी कहानी तो इतनी कमाल कहानी है कि इंडिया में, उस कहानी को भी मैंने ब्रेक किया।
मतलब ये वो स्टोरीज बता रहा हूँ मैं आपको जो मेरे ब्रेक करने से पहले मीडिया में कहीं थी नहीं। ब्रेक हम जब उसको स्टोरी कर चुके उसके बाद वो आई। तो बुशरा बानो की स्टोरी ये थी कि उस लड़की ने लगभग 11 साल की उम्र में 10th किया रिकॉर्ड, और बहुत कम उम्र, सबसे कम उम्र उसने 12th किया, सबसे कम उम्र में 10th किया। हालिका तथागत तुलसी 10th वो 9 साल कुछ दिन की उम्र में किया था बिहार में, मगर बिहार की कहानी हम सब आप सब जानते हैं कैसे क्या होगा। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कम उम्र में किया, फिर पीएचडी उन्होंने सबसे कम उम्र में कर ली, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। उनके शौहर का नाम है असमर हुसैन। वो दुबई के किसी यूनिवर्सिटी में, रियाद की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वहाँ चले गए असमर हुसैन, और वहाँ वो अपना सिजेरियन हुआ उनको ऑपरेशन। सिजेरियन होकर के एक तो उनके कुछ प्रॉब्लम थी पेट में, वो सिजेरियन हुआ, 2 उनके बच्चे सिजेरियन हो गए, तो 3 सर्जरी भी हो गई पेट की, और वहाँ वो कुछ कर भी नहीं रही थी, हाउसवाइफ बन के रह गई। 10 साल बाद उन्हें याद आया कि मुझे यूपीएससी करना है। 10 साल पारिवारिक जीवन चला करके 10 साल पारिवारिक जीवन चला करके उन्हें याद आया कि मुझे तो यूपीएससी करना है। फिर आके इंडिया में एग्ज़ाम दे दिया, तो रैंक आ गई उनकी, उनको वे बन गई आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विस में। यूपीएससी क्वालिफाई तो कर लिया, मगर रैंक आ गई रेलवे की। तो फिर ज्वाइन नहीं किया कि फिर करना है, तो फिर उन्होंने यूपीपीसीएस दिया, तो उसमें 5वीं या 4थी रैंक आ गई, उसमें वो बन गई एसडीएम, फिरोजाबाद एसडीएम रही फिर कुछ दिन। लेकिन मन अब भी नहीं भरा, मानी नहीं, फिर संघर्ष किया, और फिर संघर्ष करके एक बार फिर यूपीएससी दिया, और इस बार बन गई आईपीएस। अब वो हुबली में, कलकत्ता में एसपी हैं। तो आप देखिए किस लेवल का संघर्ष। एक आदमी नाई होता है ना, नाई की दुकान पे बाल बेचता था, बाल काटता था, वहाँ से उसको आइडिया मिला यहीं दिल्ली में आकर के, अब वो अरबपति बन गया। आपने गांव में आवाज़ लगाते देखा होगा, कंघे के निकले बाल 3,000 रुपये किलो, कंघे के निकले बाल 4,000 रुपये किलो। यहाँ से शुरू करके वो करोड़ों अरबपति बन गया। बिजनौर का सलीम। एक लड़की, उसके भाई का मर्डर हो गया, पिता सर पे नहीं था, जीवन भर उसका संघर्ष में गुजरा, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गई हुमा। एक दूसरी लड़की जीनत, उसका संघर्ष। मैं संघर्षशील कहानियाँ इतनी लिखी हैं, संघर्ष की इतनी स्टोरीज लिखी हैं कि किसी एक को मैं बताते हुए जो है वो मेरा एक्चुअली वो टेस्ट है। मैंने आपसे बताया था ना, मुझे इमोशनल कहानियाँ कहना पसंद है, तो इमोशनल कहानियाँ मैंने ज़्यादा कही हैं, और वे सब लोग टच में भी हैं, ये सब लोग टच में भी हैं जिनकी स्टोरीज जो है वो संघर्ष की। सिर्फ यही नहीं, पॉलिटिकल भी कुछ ऐसी हस्तियाँ रही हैं जिनका संघर्ष जो है हमने अपने दम पर आगे। मैं तो एक शो ही करता था, सेल्फ मेड आइकन, उनकी स्टोरीज बताता था। आपको पता है इकरा हसन का पहला इंटरव्यू अगर किसी ने किया तो वो मैंने किया था। फर्स्ट इंटरव्यू इकरा हसन का मैंने किया, वीडियो इंटरव्यू, पॉडकास्ट इंटरव्यू। 2-3 साल हो गए उसको। उसके बाद जब तक तो वो चुनाव भी नहीं लड़ी थी लोकसभा का, चुनाव उसके 7-8 महीने बाद लड़ी। तो संघर्ष की कहानियाँ तो बहुत हैं, बहुत हैं। तो हम तो जो होते हैं वही तो पसंद करते हैं। हम किसे पसंद करते हैं? उसे पसंद करते हैं जो हम जैसा हो। वो कहानियाँ उनकी मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि मुझे लगता था कि भाई इनका स्ट्रगल मैच करता है। दैट्स वाई। सर, आप खुद एक पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, आप किसे अपना आइडल मानते हैं? आपके फेवरेट पत्रकार की लिस्ट में कौन कौन आता है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली मैं बहुत आपको बताऊं कि मैंने, चूँकि मेरा बहुत सारा जर्नलिज्म जो है वो मैंने विभिन्न भूमिकाओं में जर्नलिज्म किया है। विभिन्न भूमिका का मतलब यह है कि मैंने शुरुआत में जर्नलिज्म जो किया वो क्राइम जर्नलिज्म किया। उसके बाद मेरा जर्नलिज्म में जल्दी ही मैं संपादक हो गया। उसके बाद में विभिन्न इंटरनेशनल जर्नलिज्म मैंने किया, कुछ साल इंटरनेशनल जर्नलिज्म किया, पॉलिटिकल जर्नलिज्म किया। तो इसलिए चूँकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया, तो इसलिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग वो रहा। लेकिन हाँ, मैं कुछ लोगों से प्रभावित हुआ हूँ पत्रकारिता में। जैसे मैं सबसे ज़्यादा जो है वो अंदाज़ जो उनका है वो रिहान फजल साहब से बहुत प्रभावित हूँ। रिहान फजल साहब बीबीसी के जो एडिटर हैं, उनका एक डायलॉग जो है वो 25 साल से याद है मुझे। वही जो मैंने बताया आपको, वो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे 99 में, इंडियन क्रिकेट टीम में एक ओपनर आया था सदगोपन रमेश, तो वो बैटिंग कर रहा था। उस समय वहाँ ड्रिंक हुई थी, तो किसी ने पूछा कि अरे इस समय लॉर्ड्स में क्या हो रहा है, मले नाम लिया था संभवतः उन्होंने, कि अरे इस समय लॉर्ड्स में चाय पी जा रही है। क्या सहजता है, क्या सहजता है। आप किसी बात को महत्वपूर्ण तरीके से बताएं, मैंने रेडियो पे सुना था ये, किसी बात को आप सहजता से कहें और कितने बढ़िया अंदाज में कहें, वो अब तक याद है मुझे।
रवीश कुमार साहब का मैं इसलिए फ़ैन हूँ क्योंकि रवीश कुमार साहब का जो जर्नलिज्म है वो स्क्रिप्टिंग उनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। और अगर आजकल के जर्नलिस्ट में बात करें तो आजकल बहुत सारे जर्नलिस्ट बहुत अच्छे भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट बहुत अच्छे भी करते हैं। मेरे पसंदीदा इस समय जो मैं एक लड़की को आजकल पसंद कर रहा हूँ, उनका नाम है सोनल पटेरिया, जिस्ट में काम करती हैं। हालांकि मेरा कुछ दिन उन्होंने एक दिन मेरे साथ भी रही हैं वो। वैसे नेशनल इंटरनेशनल जर्नलिज्म में बहुत सारे अच्छे नाम हैं, वो बहुत अच्छी। अगर आप कहें कि आपने सबसे अच्छी रिपोर्ट्स किसकी पढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, तो मोहम्मद अली ने एक रिपोर्ट लिखी थी लगभग 10,000 वर्ड्स की। वो यूएस का एक है वायर, जैसे इंडिया में द वायर है ऐसे यूएस में एक वायर है, उसमें पब्लिश हुई थी वो। उस पर अवार्ड भी मिला उनको, गोल्डन पर अवार्ड मिला था उस रिपोर्ट पर। आपको एक जर्नलिस्ट याद है जिसको आतंकवादियों ने अलकायदा ने के लोगों ने गर्दन काट के मार दिया था, गोल्डन पल? तो डैनियल पल, तो डैनियल पल जो है उनके नाम से वो अवार्ड है, तो वो डैनियल पल अवार्ड मिला मोहम्मद अली को। वो कमाल की उनकी रिपोर्ट थी। कुछ प्रतिभाशाली जर्नलिस्ट हैं इस समय जो जिनका फ्यूचर है, जैसे उत्तर प्रदेश से एक जर्नलिस्ट बहुत आगे जाएगा, प्रशांत श्रीवास्तव नाम है उसका, काफ़ी काबिल जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मेधा यादव भी अच्छा कर रही हैं। जो मैं किसी का नाम लेके किसी को मैं ये नहीं करना चाहता, मगर ऐसे जर्नलिस्ट बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं। बसंत कुमार एक जर्नलिस्ट है, एक बार ऐसा हुआ कि उनको भीम आर्मी पर रिपोर्टिंग करनी थी, उन्हें कोई मदद चाहिए थी, तो हमने उनको कहा कि मैंने उनको लोकल एसेट्स, मैंने बताया था कि लोकल एसेट्स मेरे अच्छे हैं, तो उनकी मैंने मदद की। तो जब वो देखने से कहीं से लगे नहीं, जैसे हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट लगते हैं, कोई वो है बेचारा सामान्य सा बच्चा लगा, तो तभी मैंने अपने कई दोस्तों को कह दिया, मैंने इस बच्चा का चेहरा देख लो तुम, बहुत सिर्फ 19-20 साल का था। कह रहे क्या कहना चाहते हो आप? मैंने बसंत जो है वो एक दो नहीं, हिंदुस्तान की बेइंतहा अच्छी से अच्छी स्टोरी करेगा। उसको रामनाथ गोयनका मिला अभी बसंत को, उसने डंकी रूट पे स्टोरी की गुजरात जा कर के, कि कैसे गुजरात और पंजाब से, बाद में उस पर फिल्म भी आई जो डंकी वाली, न्यूज़ लॉन्ड्री में है अभी वो। तो बसंत की मैंने जो है वो पहले ही माप लिया था कि इसमें काफ़ी योग्यता है। एक जर्नलिस्ट है जेबा सिद्दीकी, उससे ज़्यादा टैलेंट, उससे ज़्यादा एग्रेशन, उससे ज़्यादा बोल्डनेस किसी जर्नलिस्ट में नहीं देखी। अभी संभवतः श्रीलंका में रिपोर्टिंग कर रही है, रॉयटर में है। तो फातिमा है प्रिंट में, बड़ा अच्छा करती है। बहुत सारे नाम हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मैं एक सीरियस बात बताना चाहूँगा, लड़कियाँ जो जर्नलिज्म कर रही हैं इस समय, वो लड़कों से अच्छा जर्नलिज्म कर रही हैं। प्रिंट वाला जर्नलिज्म, कैमरे वाला जर्नलिज्म नहीं। कैमरे वाले जर्नलिज्म में तो इस समय बहुत गड़बड़ है, कोई ही अच्छा कर पा रहा है। लेकिन प्रिंट वाला जो जर्नलिज्म है उसमें, यानी लिखने वाला, उसमें लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बेटर कर रही हैं। जैसे 3 नाम मैंने बता दिया आपको, ये तीनों अच्छे नाम हैं, फातिमा और ये क्या उसका नाम है, सोनल और मेधा। तो ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं जर्नलिज्म। तो जहाँ तक फेवरेट जर्नलिस्ट की बात है, तो मुझे लगता है कि मैं रिहान फजल साहब और रवीश कुमार साहब से काफ़ी प्रभावित हूँ। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है, फिर हम इसे समाप्त करेंगे। तो अब आने वाले 5-10 साल में पत्रकारिता को कैसे देखते हैं, या फ्यूचर क्या देखते हैं पत्रकारिता का? इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे अभी पत्रकार उभर रहे हैं, युवा पत्रकार, वो आपके अनुभव से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपसे बातचीत के प्रारंभ में भी ये बात बताई थी कि हर रात की सुबह होती है, और कभी किसी को भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। हम कुछ समय के लिए पैनिक हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं, कुछ समय के लिए हमें ऐसा लग सकता है कि हम जो है वो गलत, हम अपना पजल्ड महसूस कर सकते हैं, डायलेमा में हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। जीवन का चक्र है। मेरी अम्मी कहती थी कि 14 साल में कूड़े के दिन भी संवर जाते हैं। तो जीवन का एक चक्र है, तो वो अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, टफ भी आता है, सॉफ्ट भी आता है, हैप्पीनेस भी है उसमें। तो इसलिए ये मान लेना आज की परिस्थिति को देख कर कि कल का जर्नलिज्म जो है ख़राब रहने वाला है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि 5-10 साल का पीरियड शॉर्ट होता है। इसलिए आज को देखते हुए जर्नलिज्म में जाने से परहेज कर रहे हैं बच्चे। तो वो जर्नलिज्म से उनको जो है वो कैरियर दिखाई नहीं दे रहा। उनको हम लोग देख रहे हैं कैरियर क्या दिखाई दे रहा है, कैरियर दिखाई दे रहा है आईटी में, कैरियर दिखाई दे रहा है टेक्नोलॉजी में, ग्राफिक्स में कैरियर दिखाई दे रहा है आजकल उन्हें कैरियर दिखाई दे रहा है गेमिंग में। गेमिंग का कैरियर देखिए आप, आजकल बहुत कुछ अगर डाउन हुआ है तो वो पब्लिक सेक्टर का कैरियर ख़त्म हुआ है। पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर, पब्लिक सर्विस सेक्टर,
तो नौकरियों को लेकर के बहुत इश्यूज़ हैं। तो इसी तरह से जर्नलिज़्म है। इस तरह से आप देखें ब्यूरोक्रेसी, बहुत लोग जो हैं ब्यूरोक्रेट के बच्चे अब नहीं करना चाहते, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो विदेश में चले जाएँ, कहीं सेटल हो जाएँ। दुनिया बदली है, थोड़ा बिज़नेस की तरफ रुझान बढ़ा है। तो जर्नलिज़्म का 5-10 साल में तो अभी डाउनफॉल रहेगा। अच्छी रिपोर्ट्स आने भी बंद हो गई हैं। अच्छे जर्नलिस्ट सब घर बैठ गए हैं। हमारी तो मजबूरी, हम कुछ और कर नहीं सकते। निराशा हम में भी है। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी देखिए 40 साल की उम्र है, 2 दिन बाद 40 का होने जा रहा हूँ। हम कुछ और कर नहीं सकते, जर्नलिज़्म ही आता है, एक यही काम आता है ना हमको, एक काम यही सीखा है ना, तो यही काम कर सकते हैं, तो इसलिए दूसरा विकल्प है नहीं। लेकिन आप सोचिए जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो अभी विकल्प है ना। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अभी नई PR कंपनी आ गई है, सर्वे कंपनी आ गई हैं, विभिन्न कंपनीज़ जो है वो ऐसे लोगों को हायर करने लगी हैं। नेता लोग सोशल मीडिया अपना सब राजनीतिक पार्टी बना ली है, इन सबको हायर करके वहाँ काम करा रहे हैं। तो रोज़गार तो है, चैलेंज नहीं है, विजन नहीं है। जर्नलिज्म आदमी करने क्यों आता था? दुनिया बदलने के इरादे से आता था, बड़ा जोश होता था, है ठीक कर दूंगा, वो ख़त्म हो गया। वो उस गुब्बारे की हवा निकल गई है। वो जो कॉन्फिडेंस था कि मैं सब, मेरी कलम जो है तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देगी, किन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेगी? का कितना आदम गोंडवी साहब की कि वो रिश्वत वाला, आपने तो दोहा सुना नहीं है कि काँप क्यों रहा है रिश्वत देकर, छुट जा रिश्वत देकर, कुछ इस तरह से है। तो उसका कौन नहीं जानता है। तो इसलिए जर्नलिज्म का बहुत ब्राइट करियर इसलिए नहीं मान रहे हैं लोग। और अगर मान रहे हैं तो मैं, आपने कहा कि नए लड़कों को आप क्या सलाह देंगे, तो मेरा ये है कि आप जो है वो स्किल पे काम कराइए। स्किल्ड, आज का जो जर्नलिज्म है वो स्किल का जर्नलिज्म है, किताबों का जर्नलिज्म नहीं है, स्किल का जर्नलिज्म है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए डिजिटल मीडिया है, नया जर्नलिज्म है, स्किल का जर्नलिज्म है। मोबाइल जर्नलिज्म में, हाँ, मैं, आपने पत्रकारों के बारे में पूछा था, तो आज मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के पत्रकारों के सबसे बड़े आदर्श कोई पत्रकार होने चाहिए इस समय, तो वो उमाशंकर सिंह होने चाहिए। उन्होंने हर विकल्पहीनता में विकल्प दिया। मोबाइल जर्नलिज्म के जनक हैं वो, भारत में मोबाइल जर्नलिज्म के भीष्म पितामह हैं वो। काम तो बरखा दत्त ने भी वही किया, लेकिन जो उमाशंकर सिंह ने किया वो कोई नहीं कर पाया। आज भी उनका जर्नलिज्म देख लीजिए आप, फेयर कर रहे हैं, कायदे से कर रहे हैं, और बहुत सीमित संसाधन में कर रहे हैं। एक सेल्फी स्टिक और उनका मोबाइल, उन्होंने मजबूर कर दिया। जिस संस्थान में वो थे, NDTV में वो थे, NDTV के तमाम रिपोर्टर्स को कैमरे की जगह NDTV को मोबाइल बांटने पड़े थे। तो स्किल में आपको एडिटिंग आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए आपको, सब कुछ, यानी इस तरह से आना चाहिए कि आप संस्थान के एक हिस्सा ना हो, आप खुद में एक संस्थान हो, आप खुद में एक इंस्टीट्यूशन हो। स्किल की जांच होती है, अभी ये कोई जांच, डिग्री की कोई जांच नहीं होती। डिग्री, अभी एक यूनिवर्सिटी थी यहाँ हापुड़ के पास में, मोनाड यूनिवर्सिटी, उसके बारे में पता चला कि 28,000 डिग्रियाँ उन्होंने नकली, फर्जी लोगों को दे दी। अब ये 28,000 लोग कहीं तो नौकरी कर रहे होंगे। तो मैं पहले से कहता हूँ बच्चों को कि आप लोग स्किल मजबूत करो, स्किल, सब कुछ आना चाहिए। और मल्टी स्किल जर्नलिज्म का ज़माना है, बिल्कुल। सब कुछ आना चाहिए आपको, एडिटिंग भी आनी चाहिए, कैमरा भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। तो यही मैं दूसरे जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मेरी यही सलाह है, एक तो बायस्ड ना हो, और एक छोड़ दे जर्नलिज्म, लेकिन नफ़रत फैलाने वाला ना करें, मत करें। ऐसा कोई काम ना करें कि आप जो है अपने माँ और बाप की नज़र में शर्मिंदा हो जाएं। एक मैं, माफ़ी के साथ में आपको बहुत समय ले लिया, एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे एक IPS अधिकारी दोस्त थे, इस समय वो कानपुर के कमिश्नर हैं, रघुवीर लाल उनका नाम है। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो एक जगह से उन्हें सूचना मिली कि वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं और दंगई उन्होंने घेर लिया है, उनको मारा जा सकता है। तो रघुवीर लाल जो हैं वो PSC बुलाई उन्होंने, तो PSC चूँकि रास्ता पता नहीं था तो PSC को आने में देर लगी, तो वो अकेले चले गए। और अकेले चल के जा कर के उन्होंने, DIG थे वो उस समय, प्रभारी शामली बना के भेजा था सरकार ने, और वहाँ जा कर के उन्होंने अपने दम पर, खुद DIG ने अपने गनर के साथ मिलकर के गोलियां चलाई और 800-900 की भीड़ को खदेड़ दिया, 2 लोगों ने, बाकी फोर्स बाद में आई और उन लोगों की जान बचा ली। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वे बच्चों की तरह लिपट गए उनसे, और उसके बाद वे मुझसे बच्चों की तरह लिपट के रोए। उसके बाद जब मैं घर गया और ये खबर अखबार में छपी, और मैं घर गया और मेरे घर वालों को पता चला, मेरे पेरेंट को पता चला, तो मैं अपने माँ और बाप दोनों से लिपट गया और लिपट के रोने लगा।
तो मेरे पिता ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, रघुवीर तुझे पैदा करने का जो हमारा मकसद था बेटे वो पूरा हो गया। तो हमको करना वो है कि हमारे घर वालों को, हमारे परिवार के लोगों को, उनको तसल्ली हो कि हमारे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है। बाकी घोड़ा गाड़ी ऐश्वर्य दुनिया के संसाधन बेईमानी से अर्जित करना क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एथिक्स पर रहना चाहिए इंसानों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये था पॉडकास्ट, हमारे क्वेश्चंस थे इसमें। आपको क्या लगता है, आपने इससे क्या सीखा, आपके क्या सवाल हैं, आप जो भी आपकी राय है हमारे साथ ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।